तो दोस्तों क्या हाल चाल है। इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कैसे हम OpenAI API वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप लोग जब ChatGPT यूज़ करते हो तो क्या करते हो, फ्रंट एंड यानी कि जो वेब यूज़र इंटरफेस है उसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप लिखते हो और फिर ChatGPT आपको जो है वो रिस्पॉन्स दिखाता है। मगर जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई AI टाइप का बॉट बनाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है OpenAI APIs की। APIs यूज़ करके आप जो है बेसिकली GPT को कोई रिक्वेस्ट दे सकते हो, फिर GPT जो है आपका रिस्पॉन्ड करता है। इसको यूज़ करके आप जैसे इमेजेस रिलेटेड AI सॉफ्टवेयर बॉट वगैरह बना सकते हो या फिर ऑडियो रिलेटेड सॉफ्टवेयर या बॉट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। या एजेंटिक टूल्स जिसको हम बोलते हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो अगर चीज़ें आपको करनी है तो आपको OpenAI APIs की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे platform.openai.com पे और यहाँ पे आपको अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको पहले साइनअप करना पड़ेगा। उसके बाद साइनअप के बाद आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपको दिखेगा। अगर ये इंटरफेस आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स आइकॉन दिखेगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप देखोगे बिलिंग सेक्शन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट यानी कि कुछ बैलेंस ऐड करना होगा और उसके बाद जब तक आपका बैलेंस है आप APIs यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो भी टोकन आप सेंड करते हो या रिसीव करते हो उसके बेसिस पे जो है, उस कंजम्पशन के बेसिस पे आपके जो कुछ पैसे हैं धीरे धीरे कटते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम यूसेज पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना यूसेज हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने 50 मिलियन जो टोटल टोकन है वो कंज्यूम किया हुआ है और जो भी अभी तक $60 का बिल आया है जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हो API कैपेबिलिटीज एंड स्पेंड कैटेगरी। तो स्पेंड कैटेगरी में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमने मॉडल यूज किए हैं और किस किस मॉडल का कितना जो है कॉस्ट आया है, ठीक है। तो इस लेवल की जो डिटेल बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। अब जो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लेफ्ट में आप देखोगे API कीज अवेलेबल है। तो यहाँ हमें API कीज में जाके क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे जाके और हमें एक API की बनानी है। तो इसको हम नाम देते हैं माई OpenAI, ठीक है। ये नाम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मे बी अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है मे बी आप वो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो मे बी आप एक की हर प्रोजेक्ट के लिए रख सकते हैं। कभी भी आप जो है की को मिक्सअप मत कीजिए। जैसे अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट में सेम API की मत यूज कीजिए। अदरवाइज आपको जैसे प्रोजेक्ट वाइज मेरा कितना कंजम्पशन हो रहा है वो कैलकुलेट करने में थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपना OpenAI की किया और यहाँ प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है, हम उसी में जो है सीक्रेट की क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें की मिल गई है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो की है ना ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई किसी के साथ आप की शेयर कर देते हो तो वो इसको यूज कर सकता है या आप कह सकते हो मिस यूज कर सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें यही चीज करनी थी। अब यहाँ पे हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम यूज हो और हम ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव मोड में काम कर सके, ठीक है। तो हमें जो है पाइथन बेस्ड अगेन हम प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, लेकिन आप लिटरली कोई अदर लैंग्वेजेस में भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है हम OpenAI का जो SDK है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली OpenAI SDK है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं और क्लाइंट में हम जो अपनी API की है वो API की डाल देंगे। उसके बाद बेसिकली मॉडल का नाम बता रहे हैं, ये वाला मॉडल मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। GPT 4.1 मिनी या नैनो आप इनिशियली यूज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। और यहाँ पे हमें दो चीजें पास करनी होती है, एक मॉडल इन्फॉर्मेशन हमें बतानी होती है और एक इनपुट बताना होता है। तो इनपुट में जो अगेन मैं पाइथन का इनपुट फिर यहाँ यूज कर रहा हूँ ताकि यूजर जो है वो कुछ भी लिख सके, ठीक है। और उसके बाद हमें जो आउटपुट होगा वो बेसिकली रिस्पॉन्स वेरिएबल में होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट करके हम जो GPT ने आउटपुट जनरेट किया है वो देख सकते। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके, अगर आप ऑलरेडी पाइथन के साथ फेमिलियर हो या विजुअल कोड यूज करते हो या पाईचार्म यूज करते हो, ठीक है, तो आप उसमें कर सकते हो या जुपिटर नोटबुक करते हो तो उसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली collab.research.google.com पे जाऊंगा और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्योंकि पाइथन ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल होता है हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे मे बी स्लो सिस्टम है तो भी अगर आप collab.research.google.com यूज़ करते हो तो उस केसेस में भी जो एक्चुअल कोड होगा वो बेसिकली गूगल के सर्वर्स पे आप कह सकते हो रन होगा और इसलिए जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है। तो हम सिंपली जाते हैं फाइल एंड न्यू नोटबुक इन ड्राइव कर लेते हैं। अगेन इसका गूगल के साथ इंटीग्रेशन है क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली गूगल के साथ लॉगिन कर लेते हो। उसके बाद ये वाली ऑप्शन आपको दिखने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
ये हमारी एक नोटबुक बन गई है। अगर आपने जुपिटर यूज़ किया तो आप वैसे ही बहुत फेमिलियर हो गए इसके। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड 9 आ रहा है, इसको ना मैं कोई ढंग का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं OpenAI मास्टर कोर्स। अब यहाँ पे आप देखो इंटरफेस में एक तो ये साइड में सिर्फ रिलीज नोट है, इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके केस में दिख रहा है तो क्लोज कर दीजिए, नहीं दिख रहा है तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कोड पे क्लिक करके मैं मल्टीपल सेल्स ऐड कर सकता हूँ और हर सेल में हम लोग पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल एक पाइथन प्रोग्राम लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टिंग हो रहा है, तो उस केस में यानी कि बैकएंड पे आपका आप समझ लीजिए कि जो सर्वर या एनवायरनमेंट जो चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए वो चल रहा है। तो इनिशियली 2-3-4 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड फॉर एग्जांपल इसको दोबारा चलाता हूँ तो काफ़ी फास्ट चलेगा। आप देख सकते हैं हमारा जो रिस्पॉन्स है हेलो वर्ल्ड वो आ चुका है, यानी कि आप कोई भी पाइथन प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो जो मैंने की क्रिएट की थी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे OpenAI या जनरली आप देखोगे OpenAI API की हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इस पे जो भी मैंने अभी की जनरेट किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ लिखनी है और उसके बाद ये सेल को मैं चला दूंगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा OpenAI की थी वो हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दी। अब हम इसको रीयूज़ करेंगे लेटर ऑन अपने प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा कोड है इसको कॉपी करते हैं सिंपली और यहाँ पे हम सेकंड वाले सेल में इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे API की इक्वल टू की जगह या तो आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते थे, बट राइट नाउ हमने इसको इजी कर दिया। हम सिंपली यहाँ पे OpenAI API की जो है उसको यूज़ कर लेंगे। अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये यूज़र, जो कि इस केस में हम ही लोग यूज़र हैं, ये हमसे इनपुट मांगेगा। तो हम इसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल टेल मी अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। और एंटर मैंने प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद GPT का जो भी रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स में जो स्टोरी थी वो हमें मिल गई है, ठीक है। तो यानी ये बहुत ही एक छोटा सा हमने सिंपल प्रोग्राम रन किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को यूज़ करके हम जो OpenAI APIs है उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब ये सिंपल से यूज़ केस में देखूँ तो मैं काफ़ी सारे छोटे मोटे जो है सॉफ्टवेयर या बॉट वगैरह बना सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक टेलीग्राम बॉट बना लिया, तो यूज़र उसको कुछ भी लिखेगा उस बॉट को तो OpenAI जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगेन ये सिर्फ GPT वाला पार्ट है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या बॉट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड वाला कोडिंग पार्ट भी आपको टेक केयर करना होगा, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहले आप देखोगे तो हमने जो ये क्लाइंट कनेक्शन बनाया, अब हम इसमें client.responses.create यूज़ कर रहे हैं। आप बहुत सारे कोड में देखोगे client.completion या शायद और भी पहले देखो तो चैट कंप्लीशन भी यूज़ हुआ होता है, ठीक है। आज की डेट में जो रिस्पॉन्सिज API है उसको ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा है OpenAI। तो हम लोग जो इस लेसन्स में या ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है उसमें हम इसी को ज़्यादातर यूज़ करेंगे। मॉडल में क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ तो हम 4.1 मिनी या 4.1 नैनो, अगर फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है मैं इसको सिंपली नैनो यूज़ कर सकता हूँ। और अगर इसको फिर से चलाऊँ, ये फिर से इनपुट मांगेगा, हम इसको बोल सकते हैं टेल मी अ फ्रूट नेम, और ये जो भी हमें फ्रूट का नेम बता रहे हैं, राइट। तो अगर इनिशियली सिर्फ आप सीखने के पर्पज से कर रहे हो तो कोशिश करो आप कोई ऐसा नैनो मॉडल यूज़ करो जिससे आपका बेसिकली कॉस्ट जो है लर्निंग का वो और कम हो सके। अब यहाँ पे चलते हैं वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे, सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे यूजिंग चैट कंप्लीशंस API जो मैं आपको बता रहा था वो चीज़ अवेलेबल है। अब सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर हम देखें थोड़े से इसमें चेंजेस हैं। यहाँ पे हम client.chat.completions.create यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम लोग रिस्पॉन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी वर्किंग भी एग्जैक्टली सेम है। ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मैंने इस केस में डिफरेंट रखा हुआ है इस प्रोग्राम के केस में, ताकि आपको और भी इजीली समझा पाऊँ। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नोटबुक क्रिएट किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो सेम चीज़ है, मॉडल में हम मॉडल दे रहे हैं और मैसेजेस में यहाँ पे एक पैरामीटर होता है मैसेजेस, वो हमें पास करना होता है। और उसमें अगेन ये जो लिस्ट हमें पास करनी होती है, और लिस्ट बेसिकली लिस्ट के जो हर एक एलिमेंट है वो एक डिक्शनरी होगा, यानी डिक्ट आइटम होगा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो गौर करने वाली हैं। एक तो हमने रोल डिसाइड किया हुआ है, और रोल में अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो डेवलपर, सिस्टम, यूज़र, ये 3 रोल हैं जो कि अवेलेबल होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिस्टम रोल वो वाला रोल है जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है तो आप इनिशियली जो है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट कुछ दे सकते हो जो कि यूज़र वाला प्रॉम्प्ट है उससे पहले जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है रिस्पॉन्ड करते वक्त। तो यूज़र ने ऐसे कोई भी सिंपल अपना क्वेरी डाला
तो जो फाइनल प्रॉम्प्ट बैकएंड को जाएगा यानी OpenAI APIs को जाएगा, उसमें ये चीज़ जाएगी कि डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज एंड प्लस जो भी यूज़र ने पूछा है वो वाली चीज़ जाएगी, ठीक है। तो इससे जो आप GPT का रिस्पॉन्स कह सकते हो, ठीक है, और द वे इट शुड रिस्पॉन्ड, वो वाला पार्ट जो है आप कंट्रोल करते हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं एक ही लाइन लिखूँ, मैं बहुत से लाइन लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट लाइन भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी पे सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है आप कुछ कस्टम ब्रांडिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो यू आर टेक ब्लूमर अकेडमी, राइट, और हम सिंपली लिख देते हैं यू आर टेक ब्लूमर अकेडमीज AI, और उसके बाद हम इसको बोल रहे हैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट आंसर्स कंसाइसली। अब इनपुट में बेसिकली हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आउटपुट जो प्रिंट कराने का हमारा तरीका है, इसमें हम रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस का 0th एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट आइटम डॉट मैसेजेस डॉट कंटेंट लिख के आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्पॉन्स यूज करते हो तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आप चैट कंप्लीशन यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आपने फ्रेशली स्टार्ट किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप जो है रिस्पॉन्सेज वाले ही ज़्यादा यूज करो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्लीशंस वाला कोड बना हुआ है तो यू कैन कंटिन्यू टू यूज दैट। अब इसको यहाँ पे अगर मैं चलाऊं, अभी हमें एरर इसलिए आई है बिकॉज हमने क्लाइंट इक्वल टू OpenAI लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला जो OpenAI की है वो पास नहीं किया है, तो मैं सिंपली इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको दोबारा चला लेते हैं। इसमें देखो सेल वाला सिस्टम है, बेसिकली मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल को चला रहा हूँ, तो इससे पीछे जो हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला पार्ट जो है अब चल रहा है और इसको हम सिंपली पूछते हैं हु आर यू, या अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड देता है। ये कह रहा है आई एम द AI असिस्टेंट फॉर टेक ब्लूमर अकेडमी, आई एम हियर टू हेल्प यू विद इन्फॉर्मेशन एंड आंसर योर क्वेश्चंस। तो सिमिलरली इस केस में भी हमने OpenAI API के थ्रू GPT से इंटरेक्ट किया, GPT मॉडल ने हमें कुछ आउटपुट रिटर्न किया और हमने वो जो आउटपुट है वो वापस यूजर को दिखाया। तो ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम था। अब इसकी अगर आपको लॉगिंग देखनी है तो आप OpenAI यहाँ पे आप देखोगे टॉप में डैशबोर्ड्स है, यहाँ पे डैशबोर्ड्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट में लॉग्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग्स में आप देखोगे कंप्लीशंस एंड रिस्पॉन्सेज दोनों अवेलेबल हैं। जो जब आप रिस्पॉन्सिव API अगर यूज करोगे, बेसिकली जो भी क्वेरीज थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, डेट एंड टाइम के साथ। सिमिलरली अगर आप कंप्लीशंस वाला यूज कर रहे हो तो कंप्लीशंस वाले के अंदर आपको वो सारी डिटेल दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है क्विकली मॉनिटर कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम पे, जो कि है बिल्डिंग अ मल्टी टर्न चैटबॉट। अब मैं अपने प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे हमने प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, हमने एक वाइल लूप चलाया है। तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा, यानी कि लगातार चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यूजर बाय, एग्जिट, गुड बाय या क्विट में से कोई भी एक चीज नहीं लिखता है। और बाकी वाला पार्ट जो है वो सेम है। क्लाइंट चैट कंप्लीशंस हमने यूज किया हुआ है। सिमिलरली जैसे हमने स्टैंड अलोन प्रोग्राम में आउटपुट प्रिंट कराया था, वैसे यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलेगा। तो इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे जाऊँ और इसको हम नेक्स्ट वाले सेल में इसको चला लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है दोबारा हम लोग रन कर लेते हैं। अगेन ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हम इसको कहते हैं डू यू नो अबाउट पाइथन, और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो इसका रिस्पॉन्स आया और फिर से हमें इनपुट प्रॉम्प्ट मिल गया, यानी कि हम फिर से कुछ लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ हु डेवलप्ड इट, तो ये मुझे जो है सेकेंड रिस्पॉन्ड भी देगा, ठीक है, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय जो भी नाम है। अब यहाँ पे इसको आपको, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल जो है मूव हो रहा है। तो इसको हम सिंपली क्लिक करके स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, विजन इनपुट विद GPT-4o। तो अभी तक जितना भी हमने किया था, हम बेसिकली एज अ टेक्स्ट बेस में इंटरेक्ट कर रहे थे OpenAI API से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बोलेंगे कि इमेजेस वगैरह पे कुछ काम करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो सिंपली एक पब्लिक URL है। इस URL में अगर मैं जाके देखूं, 2 पपीज़ हैं, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए। अब ये वाला अगर प्रोग्राम में चलाऊंगा, ठीक है, यहाँ पहले तो आप देख सकते हैं हम लोग क्लाइंट रिस्पॉन्स क्रिएट यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा हमने चेंजेस किया है, मॉडल तो हमारा वही है, इनपुट सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए रोल हमने यूज़र दिया है और कंटेंट में लिखा है व्हाट इज़ इन द इमेज। उसके अलावा हमने कंटेंट में क्या पास किया हुआ है, हमने पहले तो हम एज इट इज़ कंटेंट लिख देते थे, राइट, या इनपुट लिख के जो भी यूज़र इनपुट करता था वो चीज़ इसको असाइन हो जाती थी। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, टाइप में इनपुट इमेज दे रहे हैं और एक इमेज URL दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे बेसिकली GPT अंडरस्टैंड कर देता है ओके इस इमेज से रिलेटेड क्वेरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है व्हाट इज़ इन द इमेज, इस बेसिस पे ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको हम फिर से उठाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट एक सेल में क्विकली क्रिएट करता हूँ और इस वाले सेल में हम इसको के चलाते हैं। कोर्स हमें यहाँ चेंजेस ज़रूर करना है OpenAI की से रिलेटेड, सो लेट्स गो अहेड।
बाय द वे जनरली आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हो, तो ये सेम चीज़ अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया हुआ है तो बार बार आपको हर जगह यहाँ ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। OpenAI SDK खुद से एनवायरनमेंट वेरिएबल में चेक करता है कि OpenAI API की जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, और अवेलेबल होता है तो यूज़ कर लेता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जब मैंने ये पूरा कोर्स बनाया था तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया था जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा था। बट राइट नाउ मैं आपको गूगल को लैब में समझा रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है ये ईजी तरीका है और आप बिना कोई इंस्टॉलेशन की या बिना कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए आप प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं और यहाँ पे अब अगर हम इसको चलाएं आप देख सकते हो GPT ने रिस्पॉन्ड किया है, द इमेज फीचर्स 2 प्लेफुल गोल्डन रिट्रीवर पपीज सिटिंग ऑन अ ग्रासी एरिया स्कैटर्ड विद ऑरेंज फ्लावर पेटल्स। यानी कि ये जो इमेज है ना इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है या जो भी चीज़ें हैं, ये ग्रास आइडेंटिफाई कर पा रहा है, पेट्स आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। इवन पेट का बिहेवियर, जैसे कि ऑब्वियसली पेट्स आर लुकिंग फ्रेंडली एंड हैप्पी, तो वो चीज़ भी ये यहाँ पे जो है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, राइट। इसने यहाँ पे आप देखोगे रिस्पॉन्स में लिखा है 2 प्लेफुल गोल्डन रिट्रीवर पपीज। तो इस तरह से जो है आप विजन APIs फॉर एग्जांपल जैसे जिसमें आपके पास सेट ऑफ इमेजेस हैं, उसके बेसिस पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, कुछ जो है चीज़ें चेक कर सकते हो, कुछ वेरिफिकेशन लगा सकते हो। जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो वेबसाइट हैं उसमें क्या होता है, आपको अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करनी होती है, राइट। लेट्स से आप सोचो यूजर जो है अपना प्रोफाइल इमेज सेट कर रहा है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आप कंडीशन लगा सकते हो कि हाँ अगर जो इमेज है ये ह्यूमन इमेज नहीं लग रही है तो उस केस में जो सिंपली आप उसको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करने दोगे, ठीक है। तो इस टाइप की अगर आपको चीजें करनी है जिसमें विजन रिकग्निशन टाइप की चीजें हैं, तो उस केस में ये वाला जो फंडा है उसको यूज करोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, यूजिंग वेब सर्च टूल विद GPT-4o। तो कई बार क्या होता है जो चीजें होती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा वेब में सर्च करना पड़ता है, राइट, रिस्पॉन्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आज की न्यूज़ क्या थी, राइट, आज की मे बी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, तो उस केस में आपको ऑब्वियसली गूगल करना पड़ेगा, राइट। तो सेम कैपेबिलिटी जो है OpenAI APIs में भी अवेलेबल है, और इस केस में अगर हम देखें तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। बाकी सब देखो सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है टूल्स। तो काफ़ी सारे ना टूल्स अवेलेबल हैं जो OpenAI यूज़ कर सकता है। उसके अलावा कुछ कस्टम टूल आप भी लिख सकते हो जिसको हम बेसिकली एजेंटिक टूल्स या एजेंटिक AI टाइप की चीज़ें बोलते हैं कि हमने बनाया, राइट। तो सेम चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, आप कस्टम टूल्स दे सकते हो, यानी कि आपके कस्टम फंक्शंस हो गए जिसको OpenAI अपने ये खुद डिसाइड करेगा कि मुझे इसको कब कॉल करना है और उस बेसिस पे उसको कॉल करेगा। खैर इस केस में जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो है, आप यहाँ पे टाइप में देख सकते हो, उसका टाइप है वेब सर्च प्रीव्यू। तो ये टूल क्या करता है, अगर यूज़र ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसपे अगर AI को लगता है कि मुझे ये चीज़ ढूंढ के लानी पड़ेगी, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये इस टूल से बेसिक रिसर्च करेगा या सर्च करेगा, वेब स्क्रैपिंग करेगा, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड देगा। फॉर एग्जांपल इससे अभी हम पूछ रहे हैं व्हाट वाज अ पॉजिटिव न्यूज़ स्टोरी फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स इसको सर्च करनी पड़ेगी और सर्च करके फिर ये लाएगा। तो इसको हम सिंपली अभी चलते हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स OpenAI की वाला फंडा जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट करके इसको चला देते हैं। अब इसको चलाओगे तो 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे बिकॉज ऑब्वियसली वेब सर्च प्रीव्यू वाला जो फंक्शनैलिटी है उसको चलाने के लिए इसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे। अब यहाँ पे आप देखो तो आज की डेट इसने एक तो करेक्टली आइडेंटिफाई की है, यानी कि आज की जो बेस्ट न्यूज़ है वो इसने आपको दे दिया है। आप इसको ना और भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे कि व्हाट वाज 10 पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम टुडे, ठीक है। अब इसको मैं की जगह 10 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स जो है। अगेन जितना ज़्यादा आप डेटा मांगोगे इसे उतना हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है, राइट। अभी हम लोग ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन या उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो इसने जो है 10 न्यूज़ आपको दे दी है। तो अगर जैसे आप कोई क्विक न्यूज़ समराइजर बना रहे हो या मे बी आपकी साइट है जिस पे आप मे बी शॉर्ट न्यूज़ डालते हो, तो उस टाइप के यूज़ केसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। या जैसे आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो या बॉट बना रहे हो जिसमें इसको ऑनलाइन वेब रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो टाइप की कैपेबिलिटी के लिए आपको वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ करना है। और एक चीज़ और, इस प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि ये हर केस में जो है वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ करेगा ही करेगा, राइट। ये GPT है, इसको पता है कि हाँ ये वाला अगर आप सिंपली इसको हाई लिखते हो तो इसको पता है कि मुझे वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको सिंपली हाई का रिस्पॉन्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ और सिंपली लिख देता हूँ हाई,
और इसको चलाता हूँ तो ये वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ नहीं करेगा, ये सिंपली यहाँ पे आपको हाई का रिस्पॉन्ड जो है हाई देयर हाउ कैन आई असिस्ट यू राइट, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अगेन यहाँ पे इनपुट में हमने सिंपली इनपुट दिया है, लेकिन आप इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट में अगेन जैसे हम पहले पास कर रहे थे कि रोल जो है वो सिस्टम है, ठीक है, रोल सिस्टम, और जो हमारा कंटेंट है हाई, ठीक है, तो मैं इसको अभी भी ऐसे चला सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, हम इनपुट जो है एज अ लिस्ट भी दे सकते हैं, या हम सीधा इनपुट इक्वल टू जो भी हमारा टेक्स्ट है वो भी हम लिख के दे सकते हैं। अब सेम चीज़ को अगर मैं अपना क्वेरी हाई की जगह कुछ और चेंज कर दूँ तो ऑब्वियसली इट विल डिसाइड कि इसको वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ करना है कि नहीं करना है। अब हम लोग सीखेंगे फाइल सर्च के बारे में। तो बहुत सा बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में चाहिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप बॉट बना रहे हो जो कि सीवी को या रिज्यूमे को इफेक्टिवली पार्स करता है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास 100 रिज्यूमे है, आप क्विकली देखना चाहते हो कि यार इसमें से कौन सा जो है बंदा जो 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है या सो एंड सो राइट, तो उस टाइप की चीज़ें अगर आप बनाना चाहते हो तो आप फाइल सर्च कैपेबिलिटी यूज कर सकते हो। अगेन इसके बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो फाइल सर्च के बेसिस पे निकले, फॉर एग्जांपल कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन निकले, या फिर हो सकता है फॉर एग्जांपल आप जो है मे बी अपना ई कॉमर्स बना रहे हो, ठीक है, और उसमें ई कॉमर्स साइट की इंफॉर्मेशन या कुछ आपका हो सकता है FAQ एटसेट्रा जो चीजें हैं वो आपने इनिशियली मे बी फाइल स्टोर में रखा हुआ है जिसमें सारी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा मेंशन्ड है। या हो सकता है आप जो है वीजा वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, वीजा वेबसाइट में फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यूजर जो भी क्वेरीज लिखे उसके बेसिस पे उसे जो आज की डेट में जो रीसेंट वीजा इंफॉर्मेशन है वो यूजर को इजीली मिले, ठीक है। OpenAI या ChatGPT जो है, ChatGPT का जनरली क्या होता है, एक कट ऑफ डेट होती है, तो इसलिए आपको ये 1.5-2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन ही बता सकता है। लेकिन अगर आपको आज की डेट की रीसेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है या जैसे लेटेस्ट वीजा की जो वेबसाइट है वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपको यहाँ पे डाल के फिर उस टाइप की या उस कैपेबिलिटी की जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ ये एज ऑफ नाउ या एज ऑफ टुडे जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है, उस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। अगेन जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, बहुत सारे एग्जांपल या बहुत सारे यूज केसेस इसके हो सकते हैं। तो इसका अगर हम कोड देखें यहाँ तक सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो चीज चेंज हुई है वो ये वाला पार्ट है। टूल्स में पहले हमने फाइल वेब सर्च प्रीव्यू यूज किया था, अब यहाँ पे हम फाइल सर्च यूज कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देखोगे हम वेक्टर स्टोर आईडीज यूज कर रहे हैं। तो आपने जनरली सुना होगा कि अगर जब भी कोई AI से इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वेक्टर स्टोर या वेक्टर डेटाबेस की बातें करता है, राइट। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप डेटाबेसेस है ना वो इस केसेस में इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, ज्यादातर किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे हम क्वेरी मारते थे। लेकिन AI के केसेस में क्या होता है, हम जनरली सिमिलर पैटर्न देखते हैं और वो हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर होता है उसको हम बेसिकली रिट्रीव करना चाहते हैं या उसको लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर स्टोर का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोई फाइल की इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, यहाँ पे हमने डाला है वेक्टर स्टोर आईडी, यानी कि हमें एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। तो OpenAI आपको ऑलरेडी ये फैसिलिटी देता है। अगर हम OpenAI में जाएं और डैशबोर्ड्स पे क्लिक करें तो आप इस वाले ऑप्शंस को देख पाओगे। यहाँ पे लेफ्ट में आप देखोगे तो स्टोरेज अवेलेबल है। अब स्टोरेज में देखो फाइल्स है एंड वेक्टर स्टोर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, 2-4-5 सेकंड लगेंगे, आपका वेक्टर स्टोर रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। तो जब आपने वेक्टर स्टोर बनाया इनिशियली वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आप एड फाइल्स पे क्लिक करके इसमें डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। आप एनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। तो अगेन इसका जो प्राइसिंग है वो अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो साइज है उसके बेसिस पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए या लर्निंग पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट में आप देखोगे कोर्स मटेरियल, मैंने कुछ मटेरियल्स डाल रखा है। तो यहाँ पे अगर हम चले, कुछ फाइल्स अभी अवेलेबल है, हो सकता है कि जब कोर्स कंप्लीट हो उस टाइम तक यहाँ पे आपको ज्यादा फाइल्स भी दिख सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल देखें, सैंपल PDF फाइल कंटेनिंग AWS कोर्स इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये सिंपल एक PDF है जिसमें AWS की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, AWS के कोर्सेज की, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है इसको अपलोड कर दूंगा वहां पे, और फिर हम कोई क्वेरी पूछेंगे और देखेंगे हमें इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में से एक्यूरेटली मिल पाती है कि नहीं। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और इसको जो है हम माय डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव कर लेता हूँ।
तो जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ पे स्टोरेजेस में, वेक्टर स्टोर में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड फाइल्स पे। ऐड फाइल्स में अगेन आपको अपलोड पे क्लिक करना है और आप एनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो मैं अभी AWS सर्टिफाइड जो क्लाउड प्रैक्टिशनर है इसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली अटैच पे क्लिक कर देना है। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्यों एरर दिखा रहा है, मे बी जो है कुछ बग हो सकता है या स्लोनेस हो सकता है, बट एनीवेज मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ फाइल्स में देख रहा हूँ तो ऑलरेडी हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे आई थिंक फाइल अटैच में भी अभी ये रिफ्रेश कर रहा है। होपफुली ये जो हमने फाइल अपलोड की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। ये काम अगेन थोड़ा इसमें टाइम लगता है बिकॉज जो फाइल होती है उसको चंक किया जाता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी जाती है, ठीक है। तो अगर फाइल आपको इमीडिएटली नहीं भी दिखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो वेक्टर स्टोर आईडी है ये वाली आईडी आपको चाहिए, इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम ट्राई करते हैं चलाने का। तो अभी ये वाला जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम पे, इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद हम एक नए सेल में इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें वेक्टर स्टोर आईडी है वो चीज़ रिप्लेस करनी है और हमें ये क्लाइंट में अपना OpenAI की भी डालना है। तो हम सबसे पहले जो अपना ऊपर वाला पार्ट, बाय द वे अगर आपने क्लोज कर दिया एक बार गूगल को लैब और दोबारा चला रहे हो तो उस केस में शायद आपको एरर आ सकती है। तो आप ये वाला जो सेल है, जो सबसे पहला सेल है जिसमें हमने OpenAI API की रखा था, उसको दोबारा रन कर सकते हो और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे सिंपली चेंजेस कर देंगे। क्लाइंट इक्वल टू, अब यहाँ पे वेक्टर स्टोर आईडी में जो हमने वेक्टर स्टोर आईडी आई थिंक मुझे दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम इसको वेक्टर स्टोर आईडी डाल देंगे और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो या ये सिंपली ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड कोडेड करने की बजाय अगेन आप लिख सकते हो इनपुट और यूज़र को बोल सकते हो राइट योर क्वेरी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूँ तो हमसे क्वेरी पूछेगा, फिर उसके बेसिस पे हम ये क्योंकि जो मैंने डॉक्यूमेंट डाला है उसमें राइट AWS कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको बोलता हूँ व्हाट्स द फीस ऑफ द सर्टिफिकेशन। देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो ये नहीं दे पाएगा, अगर होगी तो ये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ ये बोला इट सीम्स आई कुडंट फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टिफिकेशन। अब इनिशियली हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया अगर वो डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं आया तो उस केस में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। एक बार इसको और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो फाइल थी वो वहां पे आ गई है कि नहीं, ठीक है। तो अभी भी ये फाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, द वेक्टर स्टोर इज एम्प्टी ही बता रहा है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ फाइल को दोबारा अपलोड करने का, फिर से अटैच पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस बार आई थिंक फाइल जो है प्रॉपरली अपलोड हो गई है। लास्ट टाइम आई थिंक कोई इशू आया था या हो सकता है मेरा इंटरनेट वाला इशू, तो हम देख सकते हैं फाइल जो है दोबारा अपलोड हो गई है। तो यानी पुरानी फाइल अगर मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। ये वाली फाइल अगर आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो बिकॉज इसका अभी यूज नहीं है, अभी सिर्फ ये जो लेटेस्ट फाइल है वो यूज हो रही है। अब सेम क्वेश्चन मैं एक बार इसको दोबारा चलाता हूँ, सेम क्वेश्चन पूछता हूँ या इससे पूछता हूँ व्हाट्स द एग्जाम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पूरा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है कि क्लाउड कॉन्सेप्ट है उसका वेटेज 24% है, जो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है उसका 30% है, बिलिंग प्राइसिंग एंड सपोर्ट है इसका 12% है। और ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये सेम इन्फॉर्मेशन ही डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलूँ यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेटेज की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ अवेलेबल है। तो सेम चीज़ यानी कि ऑलमोस्ट देखो 22 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसमें से इसने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाला और हमें वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही समरी वे में दी है, ठीक है। तो ये रादर देन लेसे 22 की जगह अगर 200 पेजेस भी होते, 500 पेजेस भी होते और आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सिंपल आप कोई भी क्वेश्चन पूछते तो उस डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको सारा आंसर देता। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब भी OpenAI जो रिस्पॉन्स लाता है ये 2 या 3 बेस्ट मैचेस लाता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कई बार सिमिलर आइटम जो है डॉक्यूमेंट में आपके मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है, तो उस केसेस में अगर हम चाहें तो आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर से यहाँ फाइल सर्च में जाऊँ और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है लिमिटिंग फाइल सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें एक पैरामीटर सिंपली हम ऐड कर देंगे जिसका नाम है मैक्स नंबर ऑफ रिजल्ट, और इसको एक बार मैं यहाँ पे मैक्स नंबर ऑफ रिजल्ट्स में जाके सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको वेक्टर स्टोर आईडी के बाद, ठीक है। अब इसको चलाते हैं और इससे में भी इस बार कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। इसको बोलते हैं व्हाट्स दिस सर्टिफिकेशन कॉल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बताया जो द सर्टिफिकेशन मेंशन्ड इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, यानी कि क्लियर है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारे डॉक्यूमेंट में से आ रही है। अगर ऐसे में मे बी इसको
2 या 3 करके एक बार चला के देखता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सेम चीज़ हम लिखेंगे व्हाट्स द सर्टिफिकेशन कॉल्ड, ठीक है। तो इस बार आप देख सकते हो हमारा जो रिस्पॉन्स है, ऑफ कोर्स आई कैन सी यहाँ पे 2 जो बेस्ट आंसर्स हैं वो हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो यार मल्टीपल वेक्टर स्टोर्स भी की आईडीज भी यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक वेक्टर स्टोर है जिसमें मे बी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, जो सेकंड वेक्टर स्टोर है हो सकता है उसमें आपकी कंपनी पॉलिसीज या जो रिफंड पॉलिसीज है उसकी इन्फॉर्मेशन हो। वैसे आप मल्टीपल वेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और एक जो है वेक्टर में मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम करते हैं क्लोज और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जो कि है अपलोडिंग फाइल्स टू अ वेक्टर स्टोर। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने मैनुअली हम यहाँ पे गए थे और हमने फाइल अपलोड किया था। अब अगर सेम चीज आप प्रोग्रामेटिकली कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप ये सेम कैपेबिलिटी किसी यूजर को दे रहे हो। मे बी आपने टेलीग्राम बॉट बनाया है या कोई चैट बॉट बनाया है जिसमें आप बोल रहे हो कि हाँ तुम मुझे डॉक्यूमेंट भी दो और फिर मैं तुम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी आंसर करूंगा, ठीक है। हमारा बॉट जो है वो क्वेश्चन भी आंसर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब यूजर आपको डॉक्यूमेंट देगा तो आपको डायनेमिकली जो वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है और उस वेक्टर स्टोर में वो डॉक्यूमेंट ऐड करना है, राइट, बिकॉज आप ये ग्राफिकली तो कर नहीं सकते। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे अपलोडिंग फाइल्स टू अ वेक्टर स्टोर, ये वाला कोड जिसमें हम प्रोग्रामेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है या चीज जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ गूगल कोलैब में हम लोग यहाँ देखे लेफ्ट साइड में फाइल्स वाला सेक्शन अवेलेबल है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप कुछ सैंपल डेटा देखोगे जिसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। इसमें कुछ CSV फाइल्स वगैरह या कुछ डेटा पड़ा होता है जो सैंपल बाय डिफॉल्ट जब आप गूगल कोलैब करते हो तो आपको दिखता है। अब यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करके जो हमारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है, AWS सर्टिफाइड वाला, वो डॉक्यूमेंट मैंने वापस यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और इस बार ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हम प्रोग्रामेटिकली एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे और उस वेक्टर स्टोर में ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन जो हमारी नॉर्मल क्वेरी थी उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या है, यहाँ तक तो सब कुछ सिमिलर है। फिर फाइल पाथ में हम बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, लोकल डिस्क में कौन से जो पाथ है पे पड़ी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन हम कर रहे हैं वो वेक्टर स्टोर क्रिएशन का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा वेक्टर स्टोर क्रिएट होगा जिसमें फिर आप फाइल ऐड करोगे या अपसर्ट बोल सकते हो वो करोगे, ठीक है, या अपलोड करोगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेक्टर स्टोर क्रिएट किया, उसके बाद हमने फाइल अपलोड किया, ठीक है। उसके बाद जो है फाइल अपलोड हो जाएगा तो हम अपना जो नेक्स्ट क्वेरी था, जो भी अपना यूजर क्वेरी है, उसको एज इट इज चला सकते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी, फिर से चलते हैं हम यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड है जिसको मैं अभी यूज करूंगा। सबसे पहले हम एक कोड और एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे फाइल पाथ में मैंने पाथ दिया हुआ है, आपको ऑफ कोर्स इस पाथ को चेंज करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे आप राइट क्लिक करोगे, कॉपी पाथ करोगे तो आपको जो पाथ फाइल का है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको पेस्ट करो और ये जो क्लाइंट OpenAI है इसको भी आपको चेंज करके यहाँ API की इक्वल टू OpenAI API की जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमने जो डॉक्यूमेंट है जो वेक्टर स्टोर है, वेक्टर स्टोर की डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेक्टर स्टोर फॉर नेक्स्ट ओबियस प्रोजेक्ट, अगर लेकिन यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट डिफरेंट है तो मे बी मैं इसको लिखता हूँ फॉर AWS सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे टाइप अगेन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है डिस्क्रिप्शन या टाइप, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। और वेक्टर स्टोर का नाम क्या देना है वो नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको मे बी आई विल राइट AWS डेमो स्टोर, ठीक है। बाकी आई थिंक प्रोग्राम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्रिएटेड अ वेक्टर स्टोर, यानी वेक्टर स्टोर बन गया है और वेक्टर स्टोर की आईडी हमें दिख रही है। अब फाइल अपलोड एंड इंडेक्स इन वेक्टर स्टोर, यानी कि फाइल भी हमारी अपलोड हो गई है और इंडेक्सिंग भी हो गई है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था, थर्ड में ये क्वेश्चन हमने पूछा था व्हाट सर्विसेज नेक्सोबियस प्रोवाइड्स। तो ऑफ कोर्स ये डॉक्यूमेंट में नेक्सोबियस ऑर्गेनाइजेशंस की तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी ये जो क्वेरी है इसको चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोर्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर ये सेम प्रोग्राम में दोबारा चलाऊंगा ना तो क्या होगा, फिर से एक नया वेक्टर स्टोर बन जाएगा और फिर से जो हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो इसको हमें अब फर्स्ट या सेकंड स्टेप की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से लेके ना ये पूरा जो ब्लॉक है इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब हम इसको रीरन करें तो ये वाला स्टेप दोबारा ना हो। अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब एक चीज़ और हमें करनी है, यहाँ पे हम चलते हैं स्टोरेज में और इसको रिफ्रेश करके बस चेक करते हैं कि जो हमने वेक्टर स्टोर क्रिएट किया था वो वेक्टर स्टोर क्रिएट हुआ है कि नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हम देख सकते हैं वेक्टर स्टोर की इन्फॉर्मेशन तो समहाउ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं फाइल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं एक और फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो ये जो UI है ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से लैगी है,
ये थोड़ी देर बाद ही दिखता है जनरली। आप क्रिएट वगैरह भी करोगे तो कुछ 10-15 सेकंड 20 सेकंड के बाद ही चीज़ें यहाँ पे अपेयर होती हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेट भी स्लो है, बट एनीवेज आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग विद एक्सटर्नल APIs। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने वेब सर्च प्रीव्यू वाला टूल यूज़ किया, हमने फाइल सर्च टूल यूज़ किया। अब ये दोनों जो टूल हैं ये ओपन API के इंटरनल टूल हैं, राइट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगेन हर टूल को यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अब जैसे आप कोई अपना कस्टम फंक्शन आपने लिखा हुआ है या कस्टम कैपेबिलिटी है या कस्टम सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हो कि आप उसको कॉल करो, यानी आपका जो AI है वो उस फंक्शन को कॉल कर पाए या उस API को कॉल कर पाए, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। तो उस केसेस में आप क्या यूज़ करोगे, आप फंक्शन कॉलिंग यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ तक तो अगेन सब चीज़ें लगभग सिमिलर है। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने इंपोर्ट जेसन एंड इंपोर्ट रिक्वेस्ट भी किया हुआ है। रिक्वेस्ट हमने API से इंटरेक्ट करने के लिए किया हुआ है और जेसन अगेन जेसन टाइप के डेटा स्ट्रक्चर से डील करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन का नाम है गेट वेदर, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ओपन API अवेलेबल होती है, फोरकास्ट जो डेटा वगैरह आपका बताती है उसका इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो अगर आप पिन पॉइंटेड किसी सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको उस सिटी का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब AI का यहाँ पे रोल कहाँ आ रहा है, AI का रोल ये चीज जनरेट करने में आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर पूछता है कि हाँ यार दिल्ली का अभी वेदर क्या है, या मे बी यूपी का वेदर क्या है, या मे बी कोई शहर का पूछता है, ठीक है, अहमदाबाद का अभी जो मौसम है वो कैसा है, तो उस केस में यूजर ने तो सिर्फ अहमदाबाद लिखा, राइट, या बेंगलोर लिखा। लेकिन OpenAI क्या करेगा, OpenAI करेक्टली जो है फाइंड आउट करेगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, और उसके बाद ना ये इंफॉर्मेशन गेट वेदर को पास करेगा। यानी बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये खुद से जनरेट करेगा और इसको कॉल करेगा, और फिर जो भी डेटा आएगा इस API से वो वापस यूजर को एक इंटरेक्टिव यानी कि एक चैट के वे में बताएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, आप अगर पहले जो टूल्स वगैरह बनते थे उसमें आपने सिटी डाला तो सीधा आपको जो सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल गई या वेदर मिल गया, लेकिन वो एक चैट वे में नहीं होती थी चीजें। तो यहाँ पे OpenAI में हम जो फंक्शन कॉलिंग का फीचर करके वो चीज कर सकते हैं। अब देखो ये जो हमने फंक्शन बनाया है ना, OpenAI को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं टूल स्पेसिफिकेशंस, यानी कि हमने जो भी फंक्शन बनाया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बनाते हो, जैसे आप देखोगे ये एक लिस्ट है जिसमें एक फंक्शन अवेलेबल है। अब हो सकता है आपके पास 20-30 फंक्शन हो, ठीक है। तो आप एनी नंबर ऑफ, आई थिंक अप टू 100 या 1000 की शायद लिमिट है, मैं डबल चेक कर लूंगा, उतने नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, आपको ये इसी तरह पास करना है। फॉर एग्जाम्पल टाइप आपको पैरामीटर देना है, उसमें आपको बताना है कि हाँ ये जो टाइप की है इसकी वैल्यू है फंक्शन, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली एक फंक्शन ये है उसको यूज कर रहे हैं। हम फंक्शन का नाम बताएंगे कि हाँ जो फंक्शन का नेम है वो गेट वेदर है, ठीक है। ये वाला फंक्शन गेट वेदर है, तो वो सेम चीज हमने यहाँ बता दी। डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे कि हाँ ये फंक्शन जो है किस काम में यूज होता है और कब हमें कॉल करना है। तो इससे जो है ना OpenAI को आइडिया लग जाता है कि हाँ इस फंक्शन को मैं कॉल करूं कि ना करूं, वो डिसीजन मेकिंग में OpenAI को इजीनेस होती है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स पैरामीटर्स, तो जो भी हमारे फंक्शन पैरामीटर रिसीव करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पैरामीटर्स में डालनी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे काफी डिटेल में है, तो हम फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनकी टाइप बता रहे हैं, और फंक्शन के जो भी इनपुट पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दो जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सेप्ट करेगा, और ये दोनों जो है न्यूमेरिक होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम उसकी डेटा टाइप भी बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड में हम बता रहे हैं कि कौन सा पैरामीटर है जो मैंडेटरी है, ये दोनों पास करने ही करने हैं। अगर इसको पास नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो इससे अगेन OpenAI को फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि हाँ मे बी पेरिस का वेदर कैसा है, या आपने कोई ऐसी सिटी पूछी जिसका ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसको लगेगा कि हाँ मुझे फंक्शन कॉल करना चाहिए, लेकिन इसके पास क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रू हमें रखना है,
ठीक है, ये जो है एक सिंपल फंक्शन के स्पेसिफिकेशन हमने दी है। उसके बाद हम देखें तो इनपुट मैसेज ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही है जैसा हम पहले बनाते थे। ठीक है, रोल में हमने जो भी यूजर का क्वेरी है वो हमने बता दिया। तो यहाँ हमने लिखा है व्हाट इज द वेदर लाइक इन पेरिस टुडे। अगर आप चाहते हो ये यूजर पास करे तो यहाँ पे मे बी आप इनपुट लिख सकते हो या जो भी आपका लॉजिक होगा वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हम OpenAI API को कॉल कर रहे हैं या ऑब्वियसली हम यहाँ पे SDK यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है। मॉडल में मैंने GPT 4.1 डाला है। इनपुट में जो भी हमारा ये इनपुट मैसेजेस है उसका स्ट्रक्चर डाला हुआ है। और टूल्स में यहाँ पे देखो, टूल्स में हमने बताया हुआ है कि ये वाला टूल यूज़ करें। ठीक है, हम इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि तू वेब सर्च प्रीव्यू यूज़ कर, या हम इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि फाइल सर्च जो कैपेबिलिटी है वो यूज़ करें। हम इसको बोल रहे हैं टूल्स में तेरे पास ये वाले सारे जो टूल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जब ये इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो इसको इनपुट क्या मिला हुआ है, इसको इनपुट ये मिला हुआ है कि व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन पेरिस टुडे। अब इसके बेसिस पे और ये जो हमने टूल पास किया है इसके बेसिस पे OpenAI खुद से समझ जाता है कि हाँ इसको ये फंक्शन कॉल करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये टूल कॉल में हमें बताएगा, हमें आउटपुट देगा। उस आउटपुट में एक्चुअली लिखा होगा कि मुझे फंक्शन कॉल करना चाहिए, लेकिन ये खुद से कॉल नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फर्स्ट जो आउटपुट आया है OpenAI का उसके आउटपुट को हमें पार्स करना पड़ेगा, वहां से हमें फंक्शन नेम निकालना पड़ेगा और फिर हमें उस फंक्शन को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो टूल कॉल रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट 0 है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को उठा के लोड कर रहे हैं JSON फॉर्मेट में, और फिर हम खुद से उस फंक्शन को जो गेट वेदर फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें पता है सिर्फ एक ही फंक्शन अवेलेबल है और ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए हमने कोई ज़्यादा यहाँ पे चेक्स नहीं लगाए, हम सीधा सीधा गेट वेदर को कॉल कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत मल्टीपल फंक्शंस होते तो OpenAI आपको रिटर्न करता कि हाँ मुझे शायद गेट वेदर कॉल करना चाहिए, राइट। या हो सकता है अगर आप इसमें एक और कैपेबिलिटी डाल देते जिसमें एक फंक्शन होता जो कि हर कंट्री का पॉपुलेशन बताता, तो कोई यूज़र अगर आता है वो सिंपली लिखता है कि यार दिल्ली का नहीं, इंडिया का क्या पॉपुलेशन है, राइट। तो उस केस में आपके पास सेकंड फंक्शन भी होता गेट पॉपुलेशन, तो गेट पॉपुलेशन को कॉल करता आपका OpenAI, या एक्चुअली ये बताता कि हाँ मुझे शायद गेट पॉपुलेशन को कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना हमें इसको कंपेयर करना पड़ता कि मुझे गेट वेदर को कॉल करना है या मुझे गेट पॉपुलेशन को कॉल करना है। तो इसलिए अगर आप ये सेम चीज़ अगर मल्टीपल टूल्स के साथ चलाओगे तो आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। बट समझने के लिए अभी देखें तो यहाँ पे हमने गेट वेदर को कॉल किया और फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको हम वापस जो है ChatGPT को दे देते हैं, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर हमें इस बार बिल्ड करना होता है। तो हमें टाइप में बताना है कि हाँ ये फंक्शन कॉल का आउटपुट है, और कॉल आईडी जो थी वो ये वाली फंक्शन कॉल आईडी है, और ये वाला आउटपुट जो है फंक्शन से आया है। अब इसको वापस से हम OpenAI को भेजते हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर कर दे और यूज़र को जो रिस्पॉन्स दिखाना है ना वो रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर दे। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर फाइनल हम रिस्पॉन्स प्रिंट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं यूज़र को, जिसमें उसको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मिलता है। अब से इस प्रोग्राम को मैं उठाता हूँ और हम इसको यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, आई थिंक इसका काम हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको क्लोज करते हैं। हम चलते हैं कोड, एक नया सेल इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक माइनर चेंजेस हमें यहाँ पे हर प्रोग्राम में करना ही करना है। API इक्वल टू OpenAI API की। ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। यहाँ पे अगर एक काम करता हूँ मैं, इसको जो हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है कंटेंट इक्वल टू व्हाट इज़ द वेदर लाइक इन पेरिस टुडे, इसको मैं कर देता हूँ इनपुट, और इसको मैं कर देता हूँ which city's weather would you like to know। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GPT या OpenAI APIs है वो इतना अंडरस्टैंडिंग उनको ऑलरेडी है। अब इसको अगर मैं चलाता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट मांग रहा है which city weather would you like to know, जैसे मैं इसको लिखता हूँ दिल्ली। अब देखते हैं ये रिस्पॉन्स हमारा प्रिपेयर करके लाएगा। अब यहाँ पे एरर आ रही है, हमने एक एक्चुअली मिस्टेक की हुई है। आप देखोगे, चलो इसको भी समझते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कंटेंट इक्वल टू, और हमने इनपुट जो है ये वाला जो है ना विच सिटी वेदर वुड यू लाइक टू नो, ये तो यूजर से हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमने जो OpenAI को गया है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गई है दिल्ली। अब यानी कि OpenAI को सिर्फ दिल्ली गया, तो उसे पता नहीं है कि हाँ दिल्ली, हमने वो दिल्ली लिख दिया, उसे होगा क्या, मतलब क्या करना है उसका। तो OpenAI का जो रिस्पॉन्स आया वो ये रिस्पॉन्स आया था कि हाँ could you please clarify what information you are seeking। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ हैंडल नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पे एरर आ गया, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन भी हम यूज़र को दिखा सकते थे। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको सिंपल बना देते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू नो कर देते हैं।
ठीक है, इसको दोबारा चलाते हैं और इस बार जो क्वेश्चन है मैं प्रॉपरली इसे पूछूंगा, व्हाट्स द वेदर इन न्यू दिल्ली राइट नाउ। अब इसको हम चलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो जो लास्ट रिस्पॉन्स है ना वो यूज़र को जो प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया है वो वाला रिस्पॉन्स है, और जो बीच वाला रिस्पॉन्स है राइट टूल कॉल, इसको जो मैंने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा रखा था कि जो टूल कॉल यानी कि जो फर्स्ट आउटपुट आई थी OpenAI से वहाँ के आई थी। अब इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो आप देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स टूल कॉल में हमें पता चल रहा है कि हाँ आर्ग्यूमेंट्स जो है यानी कि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ये OpenAI ने खुद से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन नेम भी आप देख पा रहे हो। तो यानी OpenAI ने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, तो इसने जो डिसाइड किया था कि हाँ मुझे गेट वेदर फंक्शन कॉल करना चाहिए, और उसके बेसिस पे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ था कि हाँ ये रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट में से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, तो वो वाला काम हम यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद हम वो इन्फॉर्मेशन भी OpenAI को दे रहे थे ताकि ये फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करे। तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 रिस्पॉन्स 2 करके मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, अब सेम चीज़ जो है आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के फंक्शन कॉल लिख सकते हो। आप फंक्शन कॉल लिटरली किसी भी काम के लिए लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने एक सिंपल सा AI के बेस पे किसी को ईमेल भेजने वाला बॉट बनाया है या मे बी ईमेल भेजने वाली वेबसाइट बनाई है, जिसमें आप बस ये लिखोगे कि यार जो अमित को ना एक ईमेल भेज दो और उसको बता दो कि मैं कल मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, OpenAI खुद से डिसाइड करेगा कि हाँ उसे सेंड ईमेल फंक्शन कॉल करना है। अगर आपने बताया होगा कि हाँ सेंड ईमेल फंक्शन टूल स्पेसिफिकेशन में आपने बताया होगा कि ये अवेलेबल है, तो ये खुद से उसको ईमेल भेज देगा और आपको रिस्पॉन्ड दे देगा कि हाँ मैंने अमित को ईमेल भेज दिया है। ठीक है, तो ये एक यूज़ केस हो गया। ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस कर सकते हो। जो भी आपने देखा है ना, एजेंटिक टूल्स की बातें करते हैं कि आई बिल्ट एन एजेंट और आई बिल्ट एन AI एजेंट टू डू वट एवर ABC, या बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, सो एंड सो डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो वो सारा काम इसको फंक्शन कॉलिंग को यूज़ करके अचीव किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लर्टी चैटबॉट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी वो ये है कि कैसे आप जो है सिस्टम प्रॉम्प्ट देकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें हमने इसे बोला है यू आर अ गर्ल राइट एंड यू एंगेज इन फ्लर्टी कॉन्वर्सेशंस। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हमें एक्चुअली एक सिस्टम लेवल पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिसके बेसिस पे जो बॉट का बिहेवियर होगा वो चेंज होगा। उसके बाद हम इसको बोल रहे हैं कि यू शुड यूज शॉर्ट एंड स्लैंगी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज राइट। तो बेसिकली जब भी आप देखोगे एक्चुअली रियल ह्यूमंस बात करते हैं तो वैसा प्रोफेशनली या ऐसा प्रॉपरली फुल सेंटेंसेस लिख के बात नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ वैसा ही इसमें भी हो। उसके बाद जो है हम बता रहे हैं रोल यूजर, कंटेंट इज यूजर इनपुट, जो बेसिकली जो भी यूजर इनपुट करेगा वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर इनपुट वेरिएबल अवेलेबल है जहाँ पे हम यूजर से जो भी यूजर लिख रहा है वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो ये वाला पार्ट है, प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी इज इक्वल टू प्रीवियस रिस्पॉन्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है हिस्ट्री। तो यानी कि अभी तक जब भी हम इस प्रोग्राम को चलाते थे, ठीक है, अगर लेट्स से मैं एक बार फिर से जाता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे जब हम इसको बताते थे कुछ भी, लेट्स से मैंने इसको बताया हाय आई एम विकास, तो ये हमें रिस्पॉन्ड करेगा राइट। इट विल राइट कि हाँ हाय विकास हाउ कैन आई असिस्ट यू। इसको मैं दोबारा अगर चलाता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ डू यू नो हु आई एम, तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये ऑब्वियसली हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि इससे जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसका कोई आइडिया नहीं होता है कि पहले क्या था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्वर्सेशन स्टेट को भी मैनेज कर रहे हैं। तो यानी जब AI हमें रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली प्रिंट करा रहे थे रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स डॉट ID जो है उसको कैप्चर कर रहे हैं और इसमें हम एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो होता है प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी राइट। वहाँ पे हम ये पैरामीटर पास कर रहे हैं, या बेसिकली जो आईडी है प्रीवियस रिस्पॉन्स की उसको हम यहाँ पे पास करें। तो इनिशियली इट इज़ गोइंग टू बी नन, तो सिंपली जो है OpenAI उसको इग्नोर कर देगा राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रिस्पॉन्स आईडी भेजेंगे तो उसे पता होगा कि हाँ उसको, यानी कि आप समझो पूरा जो चैट की हिस्ट्री पता होगी। अगेन इसको यूज़ करने के प्रो एंड कॉन्स है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हो और आपकी जो चैट हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबी चल रही है, तो ये उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। जो भी आपकी चैट हिस्ट्री है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी फाइनली OpenAI APIs को जा रही है राइट। और इसलिए आपका इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन जो है, एटलीस्ट आउटपुट टोकन पे शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनपुट टोकन की जो कॉस्ट है आपकी वो बढ़ती जाएगी। इसको एक बार जब हम चलाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
इसको मैं उठा के कॉपी करता हूँ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको नए सेल में इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स एक माइनर चेंजेस हमें हर प्रोग्राम में करना है। तो यहाँ पे हम डालते हैं API की इक्वल टू दिस OpenAI API की, और उसके बाद हम इसको सिंपली चला सकते हैं। हम लिखते हैं हे व्हाट यू डूइंग, राइट, जो जनरली होता है। यहाँ पे हे आई जस्ट चिलिंग, ओके। कोर्स जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लिसिट या वैसा लिख दिया, सो यू कैन सी द इमोजी, विंक इमोजीज यूज किए जा रहे हैं, सो ऑन, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन इस पे हमने इसका जो है बिहेवियर या ये इसको कैसे यूजर से इंटरेक्ट करना चाहिए वो चीज़ हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब इसको जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम विकास, व्हाट्स योर नेम, कि यहाँ पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। इसने खुद से ही, क्योंकि हमने नेम की इन्फॉर्मेशन इसको नहीं बताई थी, राइट, हमने इसको कोई नेम नहीं दिया था, तो इसने खुद से ये मेकअप कर लिया नाम, और अपना नाम जो है एवा, हमने इसको ये बोला था बस कि यू आर अ गर्ल, तो इसने ये वाला जो है नेम अज्यूम कर लिया। अब AI जो है ना इस मामले में बहुत माहिर है, ये खुद से ही कुछ भी गेस कर लेता है और आपको ऐसे बताएगा जैसे कि पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। इसलिए यहाँ पे आपको सिस्टम में वो सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। इनफैक्ट आप यहाँ बता भी सकते थे इसको कि डोंट गेस एनी नेम्स, या गेस करना है या नहीं करना है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी बता सकते थे। आप इसको ये भी कह सकते थे कि डोंट मेकअप आंसर्स, कोई आंसर पे तू श्योर नहीं है तो उस आंसर को मेकअप मत कर, मतलब ऐसे फॉल्स आंसर मत बना के यूजर को बता। तो ऐसे आप जो है सिस्टम को और फुल प्रूफ बना सकते हो। अब इसको खैर सिंपली मैं इसका ये आया है, इसको मैं पूछता हूँ यू फॉरगॉट माई नेम। यहाँ पे देखो इसने रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स में भी इसको हमारा नाम याद है, यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री है वो मेंटेन हो रही है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे OpenAI में। अगेन आपको डैशबोर्ड्स में जाना है, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे लॉग्स हैं, यहाँ पे हम आप देखो रिस्पॉन्सेज यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्लाइंट रिस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सेज वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे अभी देखते हैं लेटेस्ट चैट हिस्ट्री में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला लेटेस्ट जो हमारा इंटरेक्शन था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखो जब हमने इसको ओपन किया हुआ है तो क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ कोर्स जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे है, जो यूजर का लेटेस्ट प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे है, और जो AI ने आउटपुट दिया था वो यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो प्रीवियस रिस्पॉन्स की ID भी है, यानी कि हम इस वाले रिस्पॉन्स को हमने इससे भी लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो आप जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज यानी कि कंप्लीट चैट हिस्ट्री है वो आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो आप 190 जो टोटल टोकन लगाए, इसमें क्या होगा अगर आप जब हिस्ट्री मेंटेन करने लगोगे तो हर जो नेक्स्ट चैट होगी ना उसमें और ज़्यादा टोकन लगेगा। तो अगर मैं इसी को फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ आई थिंक यू हैव ग्रेट मेमोरी, हमने ये लिख दिया, इसका रिस्पॉन्स भी आ गया। फिर से मैं लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, रिस्पॉन्सेज पे जाता हूँ, इसको आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई थिंक अभी इसमें लॉग अपेयर नहीं हो रहा है, या तो आई गेस मेरा इंटरनेट का भी इशू है। यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट चैट थी वो हमारी आ गई है, और यहाँ पे आप देखो इस बार टोकन है और भी ज़्यादा लगा है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जो टोकन लगेगा वो 260 से भी ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे हमारी चैट लंबी होती जाएगी तो हमारा जो टोकन है उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये है कि पुरानी जो हिस्ट्री है वो मेंटेन हो रही है। तो यूज़र जैसे कॉन्वर्सेशन में क्या करते हैं, हम कॉन्वर्सेशन में पहले कोई बात करते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं, फिर लेटर ऑन कई बार हम पुरानी जो बात होती है उसको मेंशन करते हैं। तो अगर आपका जो भी आप AI टूल बना रहे हो वो कुछ इस टाइप का है जिसमें पुरानी इन्फॉर्मेशन को भी याद रखने की ज़रूरत है, तो आप ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्स ID वाला फंडा जो है वो यूज़ करोगे। ठीक है, आपको इंश्योर करना है जब भी आप API को कॉल कर रहे हो तो आप उसमें प्रीवियस रिस्पॉन्स ID जो पैरामीटर है उसको भी पास कर रहे हो, और वो अगेन आपको जब ये रिस्पॉन्ड करता है तो उसका response.id से आप उसको कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम OpenAI। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो भी OpenAI इंफॉर्मेशन दे रहा था वो बेसिकली कुछ सेकंड ले रहा था, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन इसको अगर ना मैं कुछ बहुत ही बड़ा काम दे देता तो ये हो सकता था अप टू 1 मिनट भी लेता। आपने देखा होगा कई बार जब आप ChatGPT से इंटरेक्ट करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है, हो सकता है कई बार 1 मिनट 2 मिनट भी ले रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वो जनरली क्या करता है, पूरा रिस्पॉन्स एक बार प्रिपेयर कर लेता है, फिर आपको आउटपुट दिखाता है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि हाँ जैसे ही उसका अगर थोड़ा भी रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो गया तो एटलीस्ट वो सेंड कर दे और बाकी पे काम करता रहे, तो उस केस में आप एक और पैरामीटर पास कर सकते हो जिसको आप बोलोगे स्ट्रीम। एक्चुअली पैरामीटर का नाम स्ट्रीम है और इसकी वैल्यू आप ट्रू रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेम चीज़ मैं
चलाऊं तो इसमें ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी आउटपुट जैसे जैसे जनरेट हो रहा है ना, उस आउटपुट को वैसे वैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। यानी काइंड ऑफ यूजर्स को नियर रियल टाइम आप बोल सकते हो, ऑलमोस्ट रियल टाइम का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि हाँ ये AI है बहुत स्लो काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको न्यू कोड में यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारी जो पुरानी एग्जांपल्स हैं उसको अगर हमें रेफर करना हो तो वो कर सके। यहाँ पे अगेन API की इक्वल टू OpenAI API की आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहो वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल सकता हूँ क्रिएट एन आर्टिकल अबाउट यूसेज ऑफ इंटरनेट, आर्टिकल शुड बी 1000 वर्ड्स। अब ऑफकोर्स 1000 वर्ड का अगर आर्टिकल जनरेट होगा तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। एक चीज तो आप यहाँ पे मॉडल जो है GPT 4.1 कर रहे हो तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो इसको मैं 4.1-nano कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रीमिंग पैरामीटर ट्रू है, तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आउटपुट मिलेगा। तो अगर हमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ आउटपुट मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमें उसको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर इवेंट इन स्ट्रीम। इस बार देखो क्योंकि हमें पता है स्ट्रीम ऑफ आउटपुट है तो हमने अपना वेरिएबल नेम भी उसी हिसाब से स्ट्रीम रखा हुआ है, बट इट डजंट मैटर। अगर आपने इसको रिस्पॉन्स भी रखा होता तो भी यहाँ पे आपको सेम चीज कुछ ऐसे करनी होती, लाइक फॉर इवेंट इन रिस्पॉन्स। तो ये जस्ट वेरिएबल नेम डिफरेंट है, अब बाकी और कुछ चेंज नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर इवेंट में डेल्टा की है तो यानी इवेंट डॉट डेल्टा जो है उसको प्रिंट करवा दे, ठीक है। दैट्स इट, उतना ही हम कर रहे हैं। अब इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लाइन बाय लाइन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वैसे वैसे यहाँ लिखता जा रहा है। सेम काम आपने देखा होगा जो ChatGPT से भी जब आप इंटरेक्ट करते हो ग्राफिकली तो भी यही होता है। जब आप कोई बड़ा आर्टिकल होता है तो वो टाइपिंग करता रहता है कंटिन्यूसली, राइट। तो वो इफेक्ट जो है बेसिकली यहाँ से आता है। सिमिलरली अगर मे बी आप टेलीग्राम बॉट बना रहे हो या मे बी व्हाट्सएप बॉट बना रहे हो या व्हाट्सएप चैट क्लाइंट बना रहे हो, कस्टमर सर्विस बॉट बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, अगर आप कस्टमर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है और आप 2 मिनट आपका AI बैठा रहेगा और सारा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और फिर यूजर को रिप्लाई करेगा, तो यूजर को एक्चुअली लगेगा कि शायद AI कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर ही नहीं रहा है या बहुत स्लो है। तो उस केस में जो है स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन यूज करोगे या स्ट्रीमिंग वाला फंडा जो है वो यूज करोगे। अगेन यहाँ पे क्योंकि हमने इसे बोला है कि भाई आर्टिकल जो है 1000 वर्ड्स का जनरेट करें, तो ऑफकोर्स जो है टोकन की कॉस्ट उसी हिसाब से होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो है कंबाइनिंग फाइल एंड टेक्स्ट इनपुट। इसमें लगभग हम सेम चीज ही करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। हम वेक्टर स्टोर यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फाइल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो फिर से डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट में आपको स्टोरेज मिलेगा और स्टोरेज में यहाँ पे आप फाइल्स यूज करोगे, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जब भी मैं फाइल अपलोड करूँ मैं उसको वेक्टर स्टोर में डालना चाहता हूँ। हो सकता है कि सिर्फ हम फाइल को एज अ फाइल ही यूज कर रहे हैं और उसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो OpenAI में वो कैपेबिलिटी अवेलेबल है। तो लगभग ये जैसे हमने पहले फाइल कैपेबिलिटी यूज की थी कुछ उसी टाइप का है। एक चीज इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि हम इसमें वेक्टर स्टोर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में अगर आप यहाँ तक देखो तो क्या हो रहा है, सेम चीज है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं और वो फाइल बेसिकली आपको यहाँ दिखेगी। जो स्टोरेज पे आप जाओगे यहाँ पे फाइल्स में आपको वो फाइल दिखेगी, ठीक है। तो ये काम ऑफकोर्स आप मैनुअली भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ फाइल्स में आते हो, फाइल अपलोड करते हो, तो जो फाइल अपलोड होगी या फाइल ID दिखेगी, सेम काम हम प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं। तो ये सेम वही सिनेरियो हो गया कि हाँ लेट्स से अगर यूज़र ने कोई CV दिया है और CV के बेसिस पे वो क्विकली इन्फॉर्मेशन जो है पूछना चाह रहा है तो AI उसको आंसर करे, ठीक है। तो जो भी यूज़र की फाइल होगी उसको हम सिंपली जो है उठा के OpenAI फाइल स्टोर में डाल रहे हैं और जो पर्पस है उसमें यूज़र डेटा दे रहे हैं। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर जाकर भी करूँ ना, यहाँ पे लेट्स मैं अपलोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे फाइल का नेम बताना है और पर्पस में यूज़र डेटा सेलेक्ट करना है, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद अगेन हम सिंपली क्लाइंट रिस्पॉन्स क्रिएट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर वही वाला पुराना जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है सेम है। इसको एक बार कॉपी करते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स OpenAI में मैं इसको माइनर चेंजेस करूंगा, API की इक्वल टू OpenAI API की एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो फाइल है हम बोल रहे हैं कि हाँ ये लोकली मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। लोकली फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लोकल फाइल सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग गूगल को लैब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे फाइल्स दिख रहा होगा, यहाँ फाइल्स में जो भी हमने फाइल डाली हुई है इसको कॉपी करेंगे। ये सेम फाइल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है और उसका पाथ जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आई थिंक सेम चीज आप डिफरेंट फाइल पे भी चला कर देख सकते हो ताकि आपको जो है हर एग्जांपल जो है थोड़ा डिफरेंट लगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, फाइल अपलोड हो रही है, फिर हम जो फाइल की ID है वो यहाँ पे फाइल ID में दे रहे हैं। जैसे पुराने एग्जाम्पल्स में जब हमने वेक्टर स्टोर यूज किया था तो हम वेक्टर स्टोर्स की IDs प्रोवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे ये फाइल के बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है इस डॉक्यूमेंट पे के पर्सपेक्टिव में। तो एक बार मैं इसको एज इट इज चला कर देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है,
उसके बाद जो है हम अगेन इसको डिफरेंट तरीके से चला कर देखेंगे, या मैं जो है क्वेश्चन चेंज करके चला के देखूंगा कि कैसा हमारा आउटपुट आता है। अब एक चीज ना आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रिस्पॉन्स जो है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को जो वेक्टर स्टोर में इंडेक्स नहीं किया हुआ है तो रिस्पॉन्स आपका ना हमेशा थोड़ा स्लो रहेगा। वेक्टर स्टोर में अगर चीजें इंडेक्स्ड है तो रिस्पॉन्स काफी फास्ट रहता है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट जो है 33 सेकंड्स लगे। अगर सेम काम फाइल जो है वेक्टर स्टोर में ऑलरेडी इंडेक्स्ड होती तो ये सेम काम जो है वो फास्टर होता। देखो इसने रिप्लाई तो लगभग सेम ही दिया है कि इफ यू आर रेफरिंग टू कंपनी और सर्विस कॉल्ड नेक्सोवियस इट डजंट अपीयर एनीवेयर इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसने डॉक्यूमेंट में सर्च किया, इसे ऐसा कुछ मिला नहीं। और इसने देखो अगेन बाय डिफॉल्ट जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स जनरेट किए हैं, इसके भी हम आउटकम को कंट्रोल कर सकते। अभी के लिए हम इस पे कुछ रेलिवेंट डाल देते हैं। गिव मी 20 लाइन्स समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, या इसको बोल सकते थे गिव मी की पॉइंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, या अगर ये ऐसे आप डॉक्यूमेंट समराइजर टाइप का कुछ बना रहे होते तो आप सिंपली बोल सकते थे कि हाँ गिव मी समरी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब ये क्विकली जो है पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, आपके लिए जो करेक्ट एक समरी टाइप का प्रिपेयर करेगा और हमें समरी दिखाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, अगर सेम काम आप कोई लार्ज डॉक्यूमेंट पे कर रहे हो जिसमें जैसे 500,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो ये सेम काम काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए आपको आई थिंक कोशिश करो वेक्टर स्टोर यूज करके ही पहली बात तो काम करो। और एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कॉस्ट का। ठीक है, तो अगर आप कुछ चीजें चला रहे हो तो उसके बाद आप उसकी कॉस्ट भी मॉनिटर करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 20 लाइन समरी थी वो पूरे डॉक्यूमेंट में से हमें मिल गई है, यानी कि हमने क्विकली एक डॉक्यूमेंट समराइजर टाइप की कैपेबिलिटी वाला जो एआई था उस टाइप का प्रोग्राम बनाया है। ऑफ कोर्स ये जो सारे प्रोग्राम है अभी स्टैंड अलोन है, अभी हमने इसको किसी और चीज़ से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, जैसे टेलीग्राम से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, या कोई वेब इंटरफेस से, या कोई व्हाट्सएप से, या कोई वैसी चीज़ों से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। वो काम भी हम कर सकते हैं। मे बी जब ये अपना कोर्स कंप्लीट होगा उसके एंड में मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल उसके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे। नेक्स्ट टास्क अपना क्या है, बैकग्राउंड कंप्लीशन जॉब्स। अब यहाँ पे आप देखो जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं तो हम वेट करते हैं रिस्पॉन्स का और उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन करते हैं। लेकिन आपने बहुत जो है पैरेलल प्रोसेसिंग या असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग उस टाइप की चीज़ों का अगर आपको आइडिया है तो पाइथन में क्या होता है, हर चीज़ लाइन बाय लाइन चलती है। यानी पहले ये लाइन चली, ये लाइन जब तक कंप्लीट नहीं होगी नेक्स्ट लाइन नहीं चलेगी, नेक्स्ट नहीं कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट चलेगी, राइट। ऐसे नेक्स्ट करके 1 बाय 1 सब चलता है। अब देख, अगर ये वाला पार्ट है लेट्स से जिसमें हम ओपन एआई से कुछ रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, अब अगर इसने 10 सेकंड कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, लेट्स से इस वाले पार्ट को 10 सेकंड चलने में लगे, तो उस केस में आपकी सारी जो नेक्स्ट लाइंस भी है ना वो भी 10 सेकंड से डिले हो जाएंगी, राइट। बट मे बी आप चाहते हो कि हाँ यार ये वाला जो काम है ना, क्योंकि आपको पता है ओपन एआई टाइम लेता है, तो इस पार्ट को आप असिंक्रोनस चलाना चाहते हो या काइंड ऑफ बोल सकते हो आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो, तो उस केस में हम ये बैकग्राउंड कैपेबिलिटी यूज करेंगे। ठीक है, इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग न्यू सेल इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, इसको क्विकली रिप्लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो हमने इसको जानबूझ के ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि राइट अ वेरी लॉन्ग नोवेल अबाउट ऑटर इन स्पेस। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इक्वल टू अगर आपने ट्रू दिया हुआ है तो प्रोग्राम इमीडिएटली इस वाले से नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएगा, इमीडिएटली ऑलमोस्ट। और हमें खुद से कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा कि पुराना जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और उसका स्टेटस जब अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसका आउटपुट प्रिंट कराएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे ना वेट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे पहले 20-30 सेकंड ले रहा था, यहाँ वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली आपका जो है कंट्रोल बोल सकते हो, प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग कंट्रोल बोलते हैं, वो नेक्स्ट लाइन है उस पर मूव हो जाता है। तो एक बार इसको भी चला के देखते हैं। देखो इमीडिएटली हमें क्या हुआ, रिस्पॉन्स आईडी मिल गई और जॉब क्यू हो गई है। अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है, अपना एपीआई जो नॉर्मल काम कर रहा था आर्टिकल वगैरह प्रिपेयर करने का वो काम कर रहा है। लेकिन अगर सेम टाइम पे यूज़र कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, यानी कि आपने इसको ब्लॉक नहीं किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ है। बिकॉज इस प्रोग्राम में आपको, क्योंकि हम लोग एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी भी अब जाके 20 लगभग 20 सेकेंड के बाद ये जो है आउटपुट हमारा आया है। उसके बाद इसने हमें कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखो जब भी हम एवरी 2 सेकंड का हमने स्लीप लगाया हुआ था, एवरी 2 सेकंड हम स्टेटस चेक करते थे कि ये कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, और जब कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने उसका आउटपुट प्रिंट कराया। तो सिमिलरली यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, लेट्स से यूजर ने कुछ बोला कि हाँ मुझे समरी दे दो इसका,
आप जो है यहाँ पे रादर देन हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी प्रिंट कराया ना, यहाँ पे आप यूज़र को रिस्पॉन्ड कर सकते थे कि हाँ AI इज़ वर्किंग ऑन दिस, ठीक है, इस टाइप की चीज़ लिख सकते थे और आप जो है बैकग्राउंड में वो काम कर सकते थे। जब काम कंप्लीट हो जाता तो ये आउटपुट भी आप यूज़र को भेज देते। तो इस टाइप से ये चीज़ें जो है काम करती हैं। अदरवाइज सोचो अगर हमने यहाँ बैकग्राउंड ट्रू नहीं लगाया होता तो ये चीज़ यहीं पे 20 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाती। यहाँ पे अगर मुझे यूज़र को रिस्पॉन्ड भेजना होता कि हाँ AI इज़ वर्किंग ऑन इट, तो वो वाला काम हो ही नहीं पाता, बिकॉज हमारी जो कंट्रोल है वो यहीं पे स्टक रहता। तो ये इंपॉर्टेंस है बैकग्राउंड जॉब की। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आउटपुट का एग्जाम्पल है, इसमें सेम चीज़ है, लेकिन हम जो हमारा स्ट्रक्चर्ड है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम क्या बना रहे हैं, ट्रेवल आइटिनरी बना रहे हैं। अगेन आप कोई बॉट भी बना सकते हो, कोई वेबसाइट भी बना सकते हो, जिसमें बेसिकली बंदे ने कंट्री दिया और नंबर ऑफ डेज बताया। उसने बोला कि मुझे इतने दिन का ट्रेवल आइटिनरी इस कंट्री के लिए बना दो, ठीक है। वो कुछ और भी लिख सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है। अब इस केस में जब भी हम ट्रेवल आइटिनरी बनाते हैं तो क्या होता है, हम डे वाइज डेस्टिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक यहाँ पे डे वाइज प्लान बनाया, उसकी क्लास बनाई हुई है, और यहाँ पे फिर ट्रेवल आइटिनरी है उसकी बनाई है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेवल आइटिनरी में हमारा डेस्टिनेशन है कि डे वाइज आपको कहाँ जाना है और वहाँ पे कितना डेज स्पेंड करना है। ये डेज वाला पार्ट देखोगे तो इसमें जो डेली वाला प्लान है उसको हम यूज कर रहे हैं इन अ लिस्ट। और नोट्स ऑफ कोर्स, कोई नोट्स है जैसे कि अगेन आप हर स्पॉट के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कुछ नहीं है, लास्ट जो समरी है वो चीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम है, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधा चलते हैं अपना कोलैब पे। और मैंने एक्चुअली सिस्टम हाइबरनेट कर दिया था, तो मैं फर्स्ट वाली लाइन एक बार दोबारा चला लेता हूँ। उसके बाद हम फिर से चलेंगे एंड में एक सेल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो सेम है, यहाँ पे बस अब हमें API की डालनी है, उसके बाद इसको चलाते हैं। तो अभी मैंने इंडोनेशिया का डाला हुआ है 3 डे प्लान का, देखते हैं आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो 3 डेज की आइटिनरी है वो प्रॉपरली आ गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे कि यहाँ मैंने कंट्री इंडोनेशिया लिखा हुआ है। आप ये जो चीज़ें हैं ये यूज़र से लोगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़र में भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो या मे बी बॉट बना रहे हो, राइट, तो यूज़र जो है वो बताएगा कि हाँ मुझे कौन सी कंट्री में जाना है, और वो कंट्री आप यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो। इवन नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के लिए वो जाना चाहता है, वो भी पास ऑन कर सकते हो। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि हिस्टोरिकल चीज़ें उसको पसंद है, या लग्जरी के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी पास ऑन कर सकते हो। तो ये जो यूज़र को फाइनल आउटपुट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन जो चीज़ें आपने इनपुट की हुई है, ठीक है। तो ये सिमिलरली एग्जाम्पल था बेसिकली, और भी ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा लाने का। अगेन इस पे फर्दर ऑटोमेशन भी किया जा सकता है, राइट। हो सकता है मे बी आप जो है एक कंप्लीट ट्रेवल वेबसाइट बना रहे हो जिसमें वो बंदा डेस्टिनेशन भी चूज करेगा, फिर अगर वो एक्सेप्ट करता है तो मे बी आप उसकी टिकट भी ऑटोमेटिक बुक कर दोगे। तो वो चीज़ें भी आप इसको फर्दर ऑटोमेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यूजिंग कोड इंटरप्रेटर। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास CSV डेटा है, अब हम उसको जो है ना CSV डेटा को एनालाइज करके कुछ पूछना चाहते हैं। तो एनालिसिस टाइप की चीज़ों में ये वाला एग्जाम्पल हमारा मेनली काम आता है। अब जो डेटा है हमारा वो किसी भी टाइप का हो सकता है मे बी आप क्रिकेट मैच का एनालिसिस करना चाह रहे हो, आपने मे बी आपके पास CSV में डेटा है, अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसका डेटा है, आप उसके बेसिस पे, वो सारे डेटा के बेसिस पे बेसिकली कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, राइट। तो वो चीजें जो है हम सिंपली जो कोड इंटरप्रेटर है उसको यूज करके कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए तो दिखा रहा हूँ, लेकिन जनरली आई थिंक इसकी 6 सेंट 7 सेंट पर टाइम चलाने का कॉस्ट आता है। अगेन डेटा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो थोड़ा बहुत जनरली आप जो चैट करते हो उससे तो एक्सपेंसिव है। अब इस प्रोग्राम को हम देखें तो यहाँ पे एक चीज हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो CSV डेटा है हम इसको इंपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला जो CSV डेटा है इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस डेटा में है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली सेल्स का डेटा है, रीजन वाइज डेटा है, तो यानी कि आप समझ लो हर स्टेट वाइज कितना कितना सेल हुआ है वो वाला डेटा है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि हाँ मुझे जो मे बी क्वार्टर वाइज रेवेन्यू हुआ है उसका टोटल बता दे, या ओवरऑल हर रीजन में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका टोटल बता दे, ठीक है। तो इस टाइप के एनालिसिस में कर सकता हूँ। एक बार इस एग्जाम्पल को भी चलाते हैं हम लोग। इनफैक्ट एग्जाम्पल को चलाने से पहले एक बार यहाँ थोड़ा प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप देखोगे जो CSV डेटा मैंने आपको दिखाया जो यहाँ पे है उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने उसको डाउनलोड किया और उसके बाद वो जो CSV डेटा है उसको हम पास ऑन कर रहे हैं, और पास ऑन करने के साथ साथ हम जो एडिशनल प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि हाँ इस CSV डेटा को पार्स करो, टोटल रेवेन्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आइडेंटिफाई द टॉप 3 रीजन्स बाय टोटल रेवेन्यू, प्रोवाइड एनी अदर यूजफुल इनसाइट्स इफ यू फाइंड, ठीक है। तो यानी कि हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस है वो CSV डेटा के ऊपर इसको बोल दिए कि ये सारा एनालिसिस करके मुझे दे, और ये बहुत ही क्विकली हमें एनालिसिस करके देगा। जनरली आपको इस टाइप का एनालिसिस अगर करना होता है तो आप क्या करोगे, या तो आप अगेन अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल बंदे हो तो आप जनरली में भी पांडाज या कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करोगे, या कोई छोटा मोटा काम है तो एक्सेल में भी फॉर्मूलाज वगैरह लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो जिसमें कोई भी यूजर बस एक्सेल फाइल दे और एक्सेल फाइल या CSV के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जो है आंसर AI बॉट उसे दे, तो उस सिनेरियोज में आपको ये वाला आप फंडा यूज कर सकते हो। इसको चलते हैं, कॉपी करते हैं और एक नए सेल में इंसर्ट करते हैं इसको। तो की मैंने अपडेट कर ली है, अब हम इसको चला सकते हैं। एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं कितने सेकंड में आउटपुट आता है। जनरली आप जो कोड इंटरप्रेटर अगर चलाते हो तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज ये क्या करता है, ये एक नया एनवायरनमेंट यानी कि एक नया, आप ऐसा समझ लो एक नया सर्वर ही पूरा सेटअप करेगा। उसको बेसिकली कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर सेटअप करता है। उसमें फिर ये क्या करेगा, जो भी इसको नेसेसरी टूल चाहिए राइट, वो टूल वगैरह इंस्टॉल करेगा और उसके बेसिस पे फिर ये फाइल के ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, कंप्यूटेशन के रिजल्ट लाएगा और फिर हमें जो है फाइनल आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इसने क्या किया है, डाउनलोडिंग CSV फाइल। इसने CSV फाइल डाउनलोड की और डाउनलोड 12,643 कैरेक्टर्स। इवेंचुअली बेसिकली इसके लिए सब टोकन ही है राइट, चाहे आप उसको न्यूमेरिक डेटा दो या किसी भी टाइप का डेटा दो, तो इतना अराउंड जो है हमारा कैरेक्टर्स है। अगेन इस पे सिर्फ नंबर ऑफ टोकन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देखो हम यूज टूल ही कर रहे हैं इस वाले प्रोग्राम में भी, ठीक है। लेकिन टूल क्या है, हमारा कोड इंटरप्रेटर वाला टूल है। जैसे कि हमने पहले इमेज वाला टूल यूज किया था, फाइल सर्च वाला टूल यूज किया था, वेक्टर DB से इंटरेक्ट करने के लिए हमने टूल यूज किया था। तो वैसे ही यहाँ पे टूल जो है वो कोड इंटरप्रेटर वाला है। और कंटेनर में हमने बताया हुआ कि ऑटोमेटिकली जो है बेसिकली कंटेनर क्रिएट करे, उस पर जो है सारा एग्जीक्यूशन करे, उसके बाद जो है हमें समरी बना के दे। अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 मिनट के करीब हो चुके हैं, अभी तक हमारा आउटपुट नहीं आया। तो जनरली इसीलिए मैं आपको कह रहा था, जनरली आप इस टाइप का जो जॉब है ना वो बैकग्राउंड में भी चला सकते हो। तो जो एंड यूजर है उसको मे भी हम मैसेज भेज देते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग द एनालिसिस, ठीक है। और उतनी देर फिर यूजर जो है अपना काम वाम करता है, और कुछ देर में हम उसको, जब हमारा एनालिसिस रेडी हो जाता है जैसे कि अभी हो चुका है, तो वो वाला हम एनालिसिस भी उसको सेंड कर देते हैं यूजर को। यहाँ पे अब आप देखो, हेयर आर द रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल्स रिकॉर्ड एनालिसिस। जो एनालिसिस हमने इसको बोला था कि टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज ऑर्डर कितना है, टॉप 3 रीजन्स बाय टोटल रेवेन्यू कितना है, ये सारा जो है डिटेल लेकर आया। उसके बाद हमने इसे बोला था सिंपली ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने इसको दिया था कि अगर कोई एडिशनल इनसाइट्स है तो वो भी लेकर आए। तो वो चीज भी है, एडिशनल इनसाइट है उसको भी लेकर आ चुका है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे मूव करते हैं जो कि है इमेज से रिलेटेड। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहले इमेज वाली हमारी एग्जांपल है, इसमें हम इमेज जनरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि जनरेट एन इमेज। जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आपको क्लियरली बताना है कि किस टाइप का इमेज जनरेट करें। बाय द वे ये वाला जो एग्जांपल है ये OpenAI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए बिकॉज बहुत काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड ये ऑलरेडी है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ से फिर हम टूल ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स में क्या हमने जो टूल टाइप है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो हम इमेज जनरेशन वाला टूल टाइप यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये प्रॉम्प्ट जाएगा तो एक ये इमेज जनरेट करेगा। अगेन एक चीज़ ध्यान में रखो, हम क्या कह रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं इमेज जनरेट करने के लिए, तो हाई चांसेस है ये इमेज जनरेशन टूल को कॉल करेगा, ठीक है। वही चीज़ जो है हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर ये इमेज जनरेशन टूल को कॉल कर रहा है तो फिर हम चेक परफॉर्म करने के बाद इमेज डेटा लेकर आ रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं। लेकिन अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट में सिर्फ हाय हेलो या नॉर्मल टॉक्स लिखता, कोई इमेज जनरेशन के प्रॉम्प्ट नहीं देता, तो ये प्रोग्राम जो है नॉर्मल इंटरेक्शन भी परफॉर्म करता। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये प्रोग्राम भी थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी अज्यूम कर रहा है कि यूज़र ने वैसा प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें इमेज जनरेशन होने वाला है, और इसलिए जो है हम सीधा यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इमेज अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको सेव कर रहे हैं। अब इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। अगेन ध्यान में रखना, ये भी जो इमेज जनरेशन वाला भी है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव होता है, तो आपको लूप वगैरह मत लगा देना जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आप जनरेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम सिंपली चलाते हैं और इसको इसी वाले पाथ पे मैं काम करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, या इसको हम जो पाथ है इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। देखते हैं, आई थिंक यहाँ वाले लोकेशन पे जो है ये इमेज अवेलेबल हो जाएगी। मैं एक बार क्विकली अपना API की अपडेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जब भी हमने यहाँ पे लिखा है कि इमेज जनरेशन वाला हमें चलाना है, तो उस केसेस में इसको चलाने के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है राइट OpenAI में, वो आपको बेसिकली सेटिंग्स में अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख जाती है। यहाँ पे आपको वेरीफाई में जाके वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, उसके बाद ही आप वो वाली API चला पाओगे। ठीक है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करने के कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं, तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। वो फॉलो करने के बाद सेम प्रोग्राम अगर आप दोबारा चलाओगे तो वो चल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे मूव करते हैं जो कि है इमेज से रिलेटेड। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहले इमेज वाली हमारी एग्जांपल है, इसमें हम इमेज जनरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि जनरेट एन इमेज। जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आपको क्लियरली बताना है कि किस टाइप का इमेज जनरेट करें। बाय द वे ये वाला जो एग्जाम्पल है ये OpenAI के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए बिकॉज बहुत काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड ये ऑलरेडी है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ से फिर हम टूल ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टूल्स में क्या हमने जो टूल टाइप है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो हम इमेज जनरेशन वाला टूल टाइप यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये प्रॉम्प्ट जाएगा तो एक ये इमेज जनरेट करेगा। अगेन एक चीज़ ध्यान में रखो, हम क्या कह रहे हैं, हम इसे बोल रहे हैं इमेज जनरेट करने के लिए, तो हाई चांसेस है ये इमेज जनरेशन टूल को कॉल करेगा। ठीक है, वही चीज़ जो है हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर ये इमेज जनरेशन टूल को कॉल कर रहा है तो फिर हम चेक परफॉर्म करने के बाद इमेज डेटा लेकर आ रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं। लेकिन अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट में सिर्फ हाय हेलो या नॉर्मल टॉक्स लिखता, कोई इमेज जनरेशन के प्रॉम्प्ट नहीं देता, तो ये प्रोग्राम जो है नॉर्मल इंटरेक्शन भी परफॉर्म करता। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये प्रोग्राम भी थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी अज्यूम कर रहा है कि यूज़र ने वैसा प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें इमेज जनरेशन होने वाला है, और इसलिए जो है हम सीधा सीधा यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इमेज अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको सेव कर रहे हैं। अब इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। अगेन ध्यान में रखना, ये भी जो इमेज जनरेशन वाला भी है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आपको लूप वगैरह मत लगा देना जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आप जनरेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम सिंपली चलाते हैं और इसको इसी वाले पाथ पे मैं काम करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, या इसको हम जो पाथ है इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। देखते हैं, आई थिंक यहाँ वाले लोकेशन पे जो है ये इमेज अवेलेबल हो जाएगी। मैं एक बार क्विकली अपना API की अपडेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जब भी हमने यहाँ पे लिखा है कि इमेज जनरेशन वाला हमें चलाना है, तो उस केसेस में इसको चलाने के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है राइट OpenAI में, वो आपको बेसिकली सेटिंग्स में अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख जाती है। यहाँ पे आपको वेरीफाई में जाके वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, उसके बाद ही आप वो वाली API चला पाओगे। ठीक है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करने के कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं, तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। वो फॉलो करने के बाद सेम प्रोग्राम अगर आप दोबारा चलाओगे तो वो चल जाएगा। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड हो चुका है, और ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड होने के जनरली 10 से 15 मिनट के बाद ही आपका इमेज जनरेशन वाला API चलेगा। ठीक है, वैसे मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, आधा घंटा हो चुका है, ये ऑलरेडी चल रहा है, पर एक बार मैं फिर भी इसको दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको इनफैक्ट मैं करता हूँ जनरेट एन इमेज ऑफ 2 हैप्पी प्लेफुल पपीज़ कर देते हैं इसको। ओके, अगेन क्योंकि मैंने फिर से इसको हाइबरनेट कर दिया था, इसलिए आप देखोगे API की जो है वो इफेक्ट में नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है अगर आप लेट्स से, क्योंकि पूरा कोर्स आप शायद एक दिन में फॉलो नहीं कर पाओगे, तो जब भी नेक्स्ट डे चलाते हो सबसे पहले ये जो OpenAI की वाला है इसको एक बार दोबारा रीरन कर देना, और उसके बाद हम जो भी अपना प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से चलाता हूँ, इस बार ये चलना चाहिए। अगेन जो इमेज जनरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज अगेन इमेज का साइज़ भी आप देखोगे तो अराउंड 2 MB तक हो सकता है, 3 MB तक भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर आपने उसको बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है तो उन केसेस में ऑफ कोर्स जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो अभी देखते हैं, ऑन एन एवरेज ये शायद अराउंड 1 मिनट का टाइम लेगा इमेज जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है, और इमेज फाइल का जो नाम था वो cat and otter.png था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसको मैं ओपन करूँ
इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इस इमेज को ओपन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जनरेट एन इमेज ऑफ 2 प्लेफुल पपीज, तो इसने जो है इमेज बना दी है। इसको हमने बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, जैसे हमने इसको पपीज का कलर नहीं बताया था, हमने इसको ये नहीं बताया था कि वो ग्रास के ऊपर हो या ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस बताओगे कि इसको सिटीज में ये खेल रहे हैं या मे बी दे आर सिटिंग ऑन सोफा प्लेइंग, तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से फॉलो करेगा और इमेज जो फाइनल आएगी उस टाइप की आएगी। अगेन ध्यान में रखना, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो इमेज जनरेशन का यूसेज है वो काफी हाई होता है, यानी कि कॉस्ट भी उसकी जो है वो काफी हाई होगी। ठीक है, स्पेंड कैटेगरीज में अगर हम जाएं और यहाँ पे अगर हम देखने का ट्राई करें कि जो इमेज जनरेशन हमने किया है उसमें ऑलमोस्ट कितना कॉस्टिंग आया, तो आप देखोगे लगभग 7-8 सेंट की उसकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो GPT इमेज 1 इमेज आउटपुट, और ये जो कॉस्टिंग है अराउंड 17 सेंट की है। तो लगभग कल मैंने 2 इमेजेस चलाए थे, तो लगभग उसका आप देख सकते हो, यानी कि पर इमेज 8 सेंट्स के करीब करीब जो कॉस्ट रहता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ऐसा मत करना कि हाँ लूप में आपने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेज जनरेशन में लगा दिया तो आपका जो सारा बैलेंस है, जो भी क्रेडिट है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जो कि है मल्टी मॉडल इनपुट टेक्स्ट प्लस इमेज। अब इस एग्जांपल को एक बार देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, जिसमें हम इसको बोल रहे हैं विजन को एनालाइज करने वाला, ये सेम एग्जांपल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये इमेज से रिलेटेड है, तो एक बार मैंने सेम एग्जांपल यहाँ डाला हुआ है। तो अगर बेसिकली आप इमेज में से कुछ स्क्रैप करना चाहते हो, राइट, इमेज से काइंड ऑफ OCR करना चाहते हो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको जो है आप कुछ मे बी अपने कोर्सेज बेचते हो, ठीक है, या मे बी जैसे टेलीग्राम पे बहुत कॉमन है कि आपका टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल है, राइट, और आप चाहते हो कि यूजर जो है इस प्रीमियम चैनल को जब भी पेमेंट करे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर पाए। तो उस केस में क्या होता है, जनरली आपने यूजर से पेमेंट ले लिया, पेमेंट लेने के बाद आप यूजर को बोलते हो ठीक है जब पेमेंट हो जाए तो मुझे रेफरेंस स्क्रीनशॉट भेज दे। तो अब उस स्क्रीनशॉट को आप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि स्क्रीनशॉट में जो ट्रांजैक्शन नंबर है, राइट, वो है कि नहीं है, एंड मे बी अमाउंट जो है वो कितना है। तो आप देखोगे कि हाँ अगर अमाउंट जो है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट है उतना है, एंड ऑल्सो जो पेमेंट है वो जेन्युइन पेमेंट है, वो आप वैलिडेट करने के बाद उस बंदे को ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का इंटेलिजेंस अगर आपको लगाना है तो आप जो है विजन बेसिकली इमेज को एनालाइज करने वाला जो है वो वाला फंडा यूज करोगे, जो कि यहाँ पे हमने यूज कर रखा है। ये ऑलरेडी दोस्तों हम चला चुके हैं, तो इसलिए मैं जो इस वाले पार्ट को दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग लोकल बेस 64 एनकोडेड इमेजेस। ये वाला पार्ट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है कि आप जो इमेज एनालाइज कर रहे हो वो डायरेक्टली पब्लिक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो उस केस में आपने उसको सीधा इमेज दे दिया या इमेज का URL दे दिया। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इमेज है वो हमारा लोकल जो है लोकली पड़ा हुआ है, यानी कि आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है या सर्वर पे पड़ा हुआ है, और आप वहां से पहले इमेज रीड कर रहे हो और उसके बाद जो है इमेज URL में जो बेस 664 एनकोडेड इमेज है वो पास कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट रहेगी वो सब सेम रहेगा, बाकी सब एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओनली थिंग इज आप लोकली इमेजेस को प्रोसेस कर रहे हो। ये भी आपको खुद से ट्राई करना है और आप देखना है इसका क्या आउटपुट रहता है। कुछ इसमें ट्वीक कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए और उसके बाद थोड़ा प्ले कीजिए, इससे आपको जो है लर्निंग और भी आपकी फास्टर होगी। अब हम लोग अपने थर्ड सेगमेंट में मूव करते हैं, जो कि है ऑडियो। तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा आजकल ऑडियो भी बहुत पॉपुलर है, राइट, जैसे कि आपने ऑडियो से इंस्ट्रक्शंस दिए और वहां से भी ऑडियो में रिप्लाई आया है, तो यानी कि कॉन्वर्सेशनली आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं जनरेटिंग स्पोकन ऑडियो फ्रॉम GPT रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे प्रोग्राम देखो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे हम क्लाइंट चैट कंप्लीशंस का यूज कर रहे हैं। मॉडल में जो है हम GPT-4o ऑडियो प्रीव्यू यूज कर रहे हैं। अगेन इसमें आप जो GPT-4o मिनी या नैनो करोगे तो शायद आज अभी के हिसाब से तो वहाँ कैपेबिलिटी नहीं है, मे बी फ्यूचर में आ जाए, आई एम नॉट श्योर। अभी के लिए GPT-4o ऑडियो प्रीव्यू है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। मोडेलिटीज में हम इसको टेक्स्ट एंड ऑडियो दे रहे हैं। ऑडियो में हम इसको स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि जो वॉइस हो वो कौन से आर्टिस्ट की हो। अब बहुत सारे वॉइस अवेलेबल है, तो आप उसमें से जो भी अवेलेबल वॉइसेस है उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद हम फॉर्मेट बता रहे हैं कि फॉर्मेट वेव होगा या कोई डिफरेंट फॉर्मेट होगा। और उसके बाद जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा जो बता रहे हैं कि यूजर ने ये लिखा है, इस गोल्डन रिट्रीवर अ गुड फैमिली डॉग। अब ये क्या करेगा, ये सेम चीज जो लिखा हुआ है इसको ऑडियो में कन्वर्ट करके हमें फाइल दे देगा, ऑडियो फाइल। अगेन जो यहाँ पे देखो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स
के बेसिस पे ये जो बेस 64 जो एनकोडेड रिस्पॉन्स हमें देगा, उस रिस्पॉन्स को हम अगेन डिकोड कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसे वेब फाइल में सेव कर रहे हैं। इसको एक बार चला के देखते हैं ये कैसे चल रहा है। इसका यूज अगेन आप जो है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने में, जैसे कि हो सकता है आपको ऑडियो बुक बनानी है, ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट पे ऐसा ऑप्शन देना चाह रहे हो जिससे बेसिकली यूजर बोल के कस्टमर सपोर्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, तो उस केसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे वहां से स्पीच आया, स्पीच को आपने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद अगेन आंसर प्रोवाइड किया, आंसर को भी आपने वापस स्पीच में रिकॉग्नाइज किया यानी कि MP3 फाइल में और यूजर को भेजा। या फिर आपको ऐसे ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग चलानी है, जैसे कि क्रिकेट मैचेस हो रहा है, आपको उसका मे बी लाइव कमेंट्री जनरेट करना है, तो उस टाइप के सिनेरियोज में भी आप इसका यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको चलाता हूँ। एक बार हमें यहाँ पे अपनी API की अपडेट करनी है, तो वो चीज पहले करते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको चला देंगे। यहाँ पे हमारा doc.wave फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद उसको शायद ऑफ कोर्स मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, प्ले करता भी हूँ तो आपको एक्चुअली सुनेगा नहीं वो यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो जो फाइल है वो बन गई है। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और एक बार प्ले करके देखता हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं। इस पे भी आप साइज देख सकते हो, 865 KB का इसका साइज है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ ऑडियो प्रॉपरली जनरेट हो चुका है और काफी सही काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कंटेंट जो है आपका डिफरेंट रहेगा। हो सकता है जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप ऑडियो बुक जनरेट करना चाह रहे हो तो उस केस में आप पूरे का पूरा ऑडियो बुक है उसका कंटेंट पास कर सकते हो। अगर आप ट्राई करो कि आप चैप्टर बाय चैप्टर पास करो, ताकि आप एक चैप्टर का आउटपुट प्रॉपरली एसेस कर लो, आउटपुट सही है, उसके बाद ही आप दूसरा चैप्टर करो। एक चीज ध्यान में रखना, GPT में अगर आप इटरेटिव फॉलो करते हो जनरली, ठीक है, तो आपके जो आउटपुट हैं वो और भी अच्छे आते हैं। अगर आपने एक ही बार में 500 पेजेस का चला दिया लूप में, उसके बाद क्या होगा, अगर आपको ट्वीक करने हैं तो फिर अगेन आपको शुरू से हर पेजेस का बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा आप पहले मॉडल जो है या अपना कोड है उसको फिक्स करो, एक पेज या एक पैराग्राफ का ऑडियो जनरेट करो, वो सब सही है। उसके बाद आप जो है अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, चैप्टर या बुक पे चलाओ। अब यहाँ पे देखो, जो हमने फर्स्ट में किया था उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। पहले में हमने क्या किया था, हमने टेक्स्ट से स्पीच बनाया था। अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में हम स्पीच से टेक्स्ट पे जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, ऑडियो फाइल, और उसको जो है हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग में क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि यूजर जो है बेसिकली बोल सकता है कुछ भी, और आप उसकी स्पीच को एनालाइज करोगे और स्पीच को एनालाइज करके फिर आप डिसाइड करोगे कि क्या रिस्पॉन्स देना है। अब इस वाले पार्ट को भी हम सिंपली यहाँ पे चला लेते हैं। यहाँ पे ये जो वेब फाइल है ये ऑलरेडी OpenAI पे पड़ी हुई है, पब्लिक फाइल है, लेकिन आप इसको जो है कोई और पाथ से या कोई और साउंड यूज करके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला खैर साउंड यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको आप लोग एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हो, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है। अगेन जो प्रोग्राम है क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मॉडल में आपने मॉडल बता दिया, मॉडलिटीज बता दी, ऑडियो का फॉर्मेटिंग वगैरह बता दिया। उसके बाद मैसेजेस में आप इसको बता रहे हो कि हाँ ये वाला आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि व्हाट इज इन दिस रिकॉर्डिंग। अगेन मुझे अगर पता होता कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है मे बी उसमें यूजर अपना OTP बता रहा है, जैसे कि आप देखोगे बहुत जगह जो OTP है वो बोल के लोग कंफर्म करते हैं, राइट। तो उस केसेस में आप सिंपली इसको लिखते व्हाट इज यूजर सेइंग इन दिस ऑडियो, तो उस केस में फिर वो बताता कि हाँ यूजर ने फॉर एग्जांपल 6523 बोला है। फिर आप जो है उस आउटपुट को वैलिडेट करते हैं कि ये सही OTP है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे आप मूव ऑन करते हैं। इसको एक बार फिर से यहाँ पे चला के चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो फाइल है ना अराउंड कितने सेकंड की थी, आई थिंक 6-7 सेकंड की थी, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन आउटपुट को आने में टाइम भी लग सकता है अगर जो है ऑफ कोर्स आपकी जो ऑडियो फाइल है वो काफी लार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो आउटपुट है ये हमें मिला है, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट इसका क्या था, द रिकॉर्डिंग डिस्कसेस द फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, यानी कि हमने पूरा एक ऑडियो को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे हमने जो भी है समरी, अगर हमें चाहिए तो हम समरी ले सकते हैं। हमें चाहिए कि ये जो जैसे कोई 2-4 घंटे का पॉडकास्ट है, ठीक है, ऑडियो पॉडकास्ट है, अब आपको उसकी क्विक समरी बनानी है, मे बी 1 मिनट का इंट्रो बनाना है या 1 मिनट की समरी बनानी है, तो उसके लिए आप क्विकली जो है वो स्क्रिप्ट या ऑडियो फाइल है वो इसको दे सकते हो एंड इट कैन समराइज कि हाँ ये पूरे ऑडियो में क्या डिस्कस हुआ है। ऐसे सिमिलरली जैसे अगर आपके पास 5 घंटे की ऑडियो बुक है, बट मे बी आप 5 घंटे की ऑडियो बुक के अलावा मे बी 20 मिनट्स की एक शॉर्ट समरी भी उस बुक की जनरेट करना चाहते हो ऑडियो बुक की, तो वो काम भी आप इसको यूज करके कर पाओगे। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर अभी हम देखें, हमने टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो जो कि मेन चीजें होती हैं वो सारा हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग इसको जो है मैंने सिर्फ बिगिनर लेवल का रखा हुआ है, इसलिए यानी कि जो भी बिगिनर चीज़ें थी आई एम एक्सपेक्टिंग वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
जो कि बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, या तो इमेजेस से रिलेटेड होता है, या ऑडियो से रिलेटेड होता है। अब हम इसको जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएंगे। वो हमारा जो है नेक्स्ट, आप समझ लीजिए नेक्स्ट कोर्स होगा, उसमें होगा वो चीज़ कवर। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब भी आप AI से इंटरेक्ट करते हैं तो आपने यूज़र को भी काफ़ी एक हिसाब से देखा जाए तो कंट्रोल दे रखा है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र को जैसे अगर इमेज अपलोड के ऑप्शंस दे रहे हो तो यूज़र किसी भी टाइप का इमेज अपलोड कर सकता है, राइट। यूज़र जो है मे बी हार्मफुल वीडियोस अपलोड कर सकता है, इमेजेस अपलोड कर सकता है, या हार्मफुल जो है ऑडियो अपलोड कर सकता है। सिमिलरली वो जो है बहुत ही गाली गलौज वाली चीज़ें लिख सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, राइट। तो इसलिए हमेशा जो है मॉडरेशन का यूज़ भी आपको करना है अगर आप कुछ जो है सेंसिटिव टाइप के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ऑटो न्यूज़ समराइजर बना रहे हो तो उस केस में आपको, अगर आप एक बार आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो उस पे भी आप मॉडरेशन चला सकते हो कि आउटपुट में कुछ ऐसा तो नहीं आ गया है जो कि सेफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बाय द वे मॉडरेशन API है, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हमने मॉडरेशन API यूज़ किया हुआ है client.moderations.create, और इसमें मॉडल जो है हमने ये मॉडरेशन वाला मॉडल यूज़ किया हुआ है, और इनपुट में हमने ये चीज़ लिखी हुई है। इसके बेसिस पे हम देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी चला लेते हैं। मॉडरेशन वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिगिनर के लिए लेवल पे आप यूज़ कर रहे हो, चाहे उसको एक्सपर्ट लेवल पे यूज़ कर रहे हो। इसको अगेन मैं API की जो है वो पास कर देता हूँ। अब देखो जब हमने इसको चलाया तो इसका आउटपुट क्या आया है, एक बार इसके आउटपुट को भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना एक जो रिजल्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फ्लैग करके ऑप्शन होता है, जहाँ से हमें क्लियरली यहाँ पे आप देखो फ्लैग्ड है। फ्लैग्ड से हमें पता चल जाएगा कि इसमें बेसिकली कुछ हार्मफुल कंटेंट है या नॉन सेफ कंटेंट है कि नहीं। अगर फ्लैग्ड ट्रू है तो इसका मतलब नॉन सेफ कंटेंट है। और उसके बाद जो है ना आप डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वेटेज दी होती है। जैसे इस वाले इमेज में इस वाले टेक्स्ट में हमने बताया है कि वायलेंस की बातें जो है काफ़ी हाई हो रही है, इसलिए आप देखोगे इसका नंबर जो है काफ़ी हाई। सेल्फ हार्म की बातें कम हो रही है, ठीक है, इसलिए सेल्फ हार्म का नंबर कम है। अगर आपका ऐसा कंटेंट होता जो NSFW टाइप में होता है तो उसके भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट के यानी कि डिटेल आपको मिलती। लेकिन आप सिंपली जो है अगर इसको चेक करना चाहते हो कि हाँ ये हार्मफुल है कि नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे फ्लैग्ड वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो कि फ्लैग्ड अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये कंटेंट हार्मफुल है। तो उस केसेस में जो है ऑफ कोर्स आप अगेन जो डिसीजन मेकिंग है वो वाला लॉजिक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप में भी कोई ऑटोमेटेड चैनल चला रहे हो जिसपे आप पोस्ट करते हो, या मे बी आप जो है आपने एक मॉडल चलाया हुआ है, ठीक है, उस मॉडल पे मे बी वो ऑटोमेटिकली इमेजेस क्रिएटिव इमेजेस जनरेट करता है ऑटोमेटिकली, तो उसको आपने पब्लिश में भी किया हुआ है वेबसाइट पे, राइट। तो आप चाहोगे कि मॉडल जब भी इमेज जनरेट करे ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप वापस इमेज को डबल चेक करो मॉडरेशन API चला के कि ये हार्मफुल इमेज तो इसने जनरेट नहीं की है। अगर हार्मफुल इमेज जनरेट की है तो ऑफ कोर्स जो है आप उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करोगे, राइट। तो वो सारी चीजें भी आपको इंश्योर करनी है, वो चेक करना है। अगेन गाइज ये जो है ये GPT है, ये कई बार बहुत गलत आंसर भी दे सकता है, तो हमेशा जो मॉडरेट करना है चीज़ों को वो आपको करना है। ये कई बार जो है हेल्यूसिनेट करता है। हेल्यूसिनेट यानी कि जो चीज़ नहीं होती, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती वैसा भी ये काम कर सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉम्प्ट को ही बिल्कुल इग्नोर कर दे और खुद से ही मे बी जो प्रॉम्प्ट आपने दिया भी नहीं है वो चीज़ अज्यूम करके उस पे आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें तो सेम चीज़ जो है हमने मॉडरेशन किया हुआ है, लेकिन इस टाइम पे हमने मॉडरेशन जो किया हुआ है वो इमेज पे किया हुआ है। तो अगेन सेम चीज़ हम पूछ रहे हैं कि इस इमेज में क्या है, कुछ डेंजरस है क्या या नहीं है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगेन इस एग्जांपल को भी आप खुद से चला सकते हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा पहला कोर्स है टेक ब्लूमर एकेडमी पे, अगर आपको कोर्स पसंद आया है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इसमें कोई चेंजेस करूँ, मे बी जो नेक्स्ट मैं कोर्स बनाने वाला हूँ जिसमें हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कुछ रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाएंगे या बॉट बनाएंगे। कि अगर आप चाहते हो कि मे बी मेरी पेस कम होनी चाहिए, पेस ज़्यादा होनी चाहिए, या मे बी मुझे कुछ और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको लगता है जो कि इस कोर्स को, नेक्स्ट वाले कोर्स को एटलीस्ट जो और भी अच्छा बना सकता है, तो वो चीज़ आप ज़रूर बताएं, ठीक है। उससे हमें जो है कंटेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर आप जो है ये लेसन देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, हम चाहते हैं कि चैनल ग्रो हो, और स्पेशली इस पे सारा जो कंटेंट है वो काफ़ी जो अपना हिंदी ऑडियंस के लिए, उनके लिए आने वाला है, और सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में होगी। बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे डिटेल
फिर जाएंगे इनफैक्ट एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन व्यूअर्स का इंटरेस्ट कैसा है। अगर व्यूअर्स का इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे हम भी ज़्यादा मेहनत करें और हम भी जो है चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में बनाएं।